एपिसोड 276। पहाड़ों में एक नया सिलसिला। पहाड़ों में एक आमतौर पर सुनसान आंगन आज अचानक से गुलजार हो उठा। एक के बाद एक सेडान गाड़ियां हाईवे से हटकर एक छोटी सी पगडंडी पर मुड़ गईं और आखिरकार आंगन के सामने पार्किंग लॉट में रुक गईं। शांत आंगन भी जीवंत हो उठा। बीच में दो लंबी मेजें रखी गईं और उनके चारों ओर स्टूल बिछाए गए। मेज पर गर्मागर्म चाय के सेट सजे हुए थे। कमरे के अंदर कोई किचन में व्यस्त था और वहां से एक खुशबूदार सुगंध बह रही थी। आंगन का मालिक था हरिदास। ये जगह वो थी जहां हरिदास कभी कभार गर्मियों की छुट्टियां बिताने आता था। ये जगह एकदम वीरान और शांत थी, जो इस सभा के लिए एकदम सही थी। जायसवाल परिवार, चटर्जी परिवार और पांडे परिवार, प्रत्येक ने अपने 3 लोग भेजे थे। वर्तमान परिवार प्रमुख, परिवार का उत्तराधिकारी और एक परिवार का ग्रैंड मास्टर, जो उनके परिवार की मौजूदा और भविष्य की लड़ाकू ताकत का प्रतिनिधित्व करते थे। करण की तरफ से सिर्फ वो और प्रतिभा थे, लेकिन कोई भी उन्हें कम नहीं आंक रहा था। करण, दुष्यंत ने खुद हाथ आजमाया, फिर भी तुम्हें पकड़ नहीं पाए। तुम इतनी कम उम्र में इतने ताकतवर हो, ये वाकई हैरान करने वाला है। करण मुस्कुराया और बोला, अगर मैं उनके हाथों मारा जाता तो आज इस मेज पर नहीं बैठा होता और शायद ये स्वादिष्ट खाना भी न मिलता। हरिदास और मोतीलाल को पहले करण ने सबक सिखाया था और वो शुरू में नाराज थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि करण ने अकेले ही मल्होत्रा परिवार के 3 ग्रैंड मास्टर्स का मुकाबला किया और हारा नहीं, तो उनकी नाराजगी गायब हो गई। कल्टिवेटर्स के लिए सब कुछ ताकत पर निर्भर करता है। अगर तुम में ताकत है तो लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारा सम्मान करेंगे। मुक्का ही असली हकीकत है। हरिदास हंसा, मैं तुम्हारी ताकत को मानता हूँ। वैसे तुम लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन इस लड़के ने रंजीत को अपना परिचयकर्ता बनाया और मुझसे मिलना चाहता था। मैंने उसकी ताकत पर सवाल उठाया तो उसने बिना हिचक अपने मुक्कों का इस्तेमाल किया। उसने हमें सीधे पीट दिया और बड़े ही घमंड से कहा कि अगर वो मुझे मारना चाहता तो मैं भाग भी नहीं पाता। उस वक्त मुझे सचमुच बहुत गुस्सा आया था। जायसवाल और चटर्जी परिवार के लोग हैरान दिखे। उन्हें ये बात पहली बार पता चली थी और उन्हें करण के स्टाइल की बेहतर समझ हुई। निरंजन हंसा, मल्होत्रा परिवार के 3 ग्रैंड मास्टर्स भी करण को नहीं पकड़ पाए। लगता है मल्होत्रा परिवार की लड़ाकू ताकत कुछ खास नहीं है। हम चारों अगर मिलकर काम करें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हरिदास ने सिर हिलाया, हम मल्होत्रा परिवार के जानी दुश्मन हैं और उन्हें अच्छे से जानते हैं। मल्होत्रा परिवार के 3 ग्रैंड मास्टर्स में से दुष्यंत, जो परिवार का पूर्वज है, सबसे ताकतवर है। कहा जाता है कि वो ग्रेट ग्रैंड मास्टर लेवल से बस एक कदम दूर है। बाकी 2, निशुंभ और त्वेष, की ताकत औसत है, न बहुत अच्छी न बहुत खराब। निखिल के पिता अरहान मुस्कुराए और बोले, अगर 3 ग्रैंड मास्टर्स हैं तो हमारा परिवार 2 और ग्रैंड मास्टर्स भेज सकता है, यानी 8 बनाम 3। हम उन्हें भागने का कोई मौका नहीं देंगे। हरिदास ने चेतावनी दी, 8 बनाम 3, अगर हम अपने सबसे ताकतवर ग्रैंड मास्टर्स भेजें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मल्होत्रा परिवार के पास 3 ग्रैंड मास्टर्स तो सतह पर हैं, असल में एक चौथा भी है जिसकी पहचान बहुत गुप्त है और लगभग कोई नहीं जानता। निरंजन हंसा, एक और ग्रैंड मास्टर होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा हम और लोग भेज देंगे। अरहान ने भौहें से कुर्नी, क्या तुम द्रव्य की बात कर रहे हो, जिसे परिवार से निकालकर विदेश भेज दिया गया था? हरिदास ने सिर हिलाया, हाँ, द्रव्य आम ग्रैंड मास्टर से अलग है। उसका स्वभाव क्रूर है, वो बदला लेने वाला और बेरहम है और उसे लोगों को यातना देने की आदत है। कहा जाता है कि उसने एक ऐसे शख्स को 3 दिन तक यातना दी जिसने उसका अपमान किया था, जब तक कि वो मर नहीं गया। मरते वक्त वो इंसान पूरी तरह से अपनी शक्ल खो चुका था। निरंजन ने पूछा, द्रव्य अभी कहाँ है? चूंकि हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, हमें उन्हें पूरी तरह खत्म करना होगा, वरना परेशानियां खत्म नहीं होंगी। हरिदास ने आह भरी, हमारी जांच के मुताबिक द्रव्य ने अपने एक कबीले के भाई की पत्नी, यानी अपनी भाभी के साथ छेड़छाड़ की थी। जब 2 कबीले के भाई खबर सुनकर बचाने आए तो उसने उन्हें अपहरण कर दिया। नतीजतन मल्होत्रा परिवार ने उसकी सजा मौत की घोषणा की, लेकिन असल में उसे जिंदा छोड़कर विदेश भेज दिया गया ताकि वो कभी मल्होत्रा परिवार में न लौटे। अगर मल्होत्रा परिवार को कुछ नहीं होता तो वो शायद विदेश में ही रहता, लेकिन अगर मल्होत्रा परिवार नष्ट हो जाता है तो वो जरूर बदला लेने वापस आएगा। और भरोसेमंद जानकारी के मुताबिक द्रव्य विदेश में एक हत्यारा गठबंधन में शामिल हो गया है और अब वो एक ग्रैंड मास्टर किलर बन चुका है। वो अब किले की दुनिया में काफी मशहूर है। अगर हमें मल्होत्रा परिवार को खत्म करना है तो पहले द्रव्य को निपटाना होगा। ये खबर सुनते ही सभी के चेहरे बदल गए। मल्होत्रा परिवार में एक छिपा हुआ खतरा था। ऐसा खतरनाक शख्स अगर पहले निपटाया नहीं गया तो मल्होत्रा परिवार के नष्ट होने के बाद वो पागलपन भरा बदला लेगा और यहाँ तक कि कल्टिवेशन परिवार भी एक ग्रैंड मास्टर किले के बदले को झेल नहीं पाएंगे। करण ने भौहें से कुढ़ी, उसे ऐसी उलझन की उम्मीद नहीं थी। हरिदास सही था, ऐसे खतरनाक शख्स को पहले निपटाना जरूरी था, वरना परेशानियां खत्म नहीं होती।
खासकर बाकियों को छोड़, वो और उसके आसपास के लोग निश्चित रूप से बदले का पहला निशाना बनेंगे। वो शायद न डरे, लेकिन प्रियंका, शनाया का क्या? अरहान ने सिर हिलाया। क्या पांडे परिवार के पास द्रव्य के बारे में विस्तृत जानकारी है? हरिदास ने सिर हिलाकर मना किया। एक किले के तौर पर उसका ठिकाना आसानी से कोई कैसे जान सकता है? करण ने अरहान और निरंजन की ओर देखा, जो एक पल के लिए चुप रहे, फिर मुस्कुराया। मिस्टर पांडे, द्रव्य की जानकारी मुझे भेज दो, मैं उसका ध्यान रखूंगा, लेकिन काम होने के बाद मुझे एक अतिरिक्त हिस्सा चाहिए। तुम करना चाहते हो? हरिदास की आंखें चमक उठीं। ये द्रव्य इतना आसान नहीं है। करण ने बेपरवाह मुस्कान के साथ कहा, किसी को तो करना ही होगा। मुझे लगता है तुम सब मल्होत्रा परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हो, लेकिन एक रहस्यमयी ग्रैंड मास्टर किले से निपटने में शायद तुम हिचकिचाओ। निरंजन, अरहान और हरिदास के चेहरों पर थोड़ी शर्मिंदगी छा गई, क्योंकि करण ने सच बोला था। मल्होत्रा परिवार से निपटने में चारों मिलकर तेजी से उन्हें खत्म कर सकते थे, बशर्ते योजना पुख्ता हो। यहाँ तक कि अगर कोई भाग भी निकले तो क्या मल्होत्रा परिवार पूरी तरह से सबके कंट्रोल में नहीं रहेगा? आखिरकार दुश्मन को भी किसी की परवाह होती है ना? ऐसी पकड़ के साथ ये सुनिश्चित हो जाता कि दुश्मन बेतहाशा कुछ नहीं करेगा, जिससे स्थिति को पूरी तरह और सफलतापूर्वक निपटाना आसान हो जाता। लेकिन द्रव्य से निपटने में कौन अग्रणी बनना चाहेगा, जब जीत की गारंटी नहीं थी, क्योंकि वो एक भावनाहीन किला था जिसने अपनी भाभी पर जबरदस्ती की और अपने चचेरे भाई को अपंग कर दिया। वो शख्स जाहिर तौर पर अपने परिवार की परवाह नहीं करता था। अगर उसने कार्रवाई की लेकिन उसे मारने में नाकाम रहा, तो निश्चित रूप से एक क्रूर और पागलपन भरा जवाबी हमला होगा। अगर करण अग्रणी बनने को तैयार था तो ये एकदम सही था। हरिदास हंसा। हमारे पास बड़े परिवार और ढेर सारे लोग हैं, इसलिए हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। हम तुम्हारी तरह इतने आज़ाद और बेफिक्र नहीं हैं, करण। अगर तुम द्रव्य को पहले मार सकते हो तो पांडे परिवार की तरफ से तुम्हें अतिरिक्त हिस्सा मिलने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरहान ने सिर हिलाया। जायसवाल परिवार को कोई आपत्ति नहीं है। निरंजन मुस्कुराया। करण ने मेरी जान बचाई थी, तो मुझे स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं है। करण ने साफ साफ कहा, चलो डिटेल्स पर बात करते हैं। अगर मैं द्रव्य को निपटा देता हूं तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं तो हम इसे टाल देंगे और दूसरा मौका देखेंगे। सहमत? सहमत। करण ने सबसे चिंताजनक मुद्दे को हल कर दिया। अब कोई समस्या बाकी नहीं थी। पांडे परिवार ने मल्होत्रा परिवार के सभी कल्टीवेटर्स की अनुमानित लड़ाकू ताकत का खुलासा किया और चारों पक्षों ने इसके आधार पर पर्याप्त ताकत जुटाने का फैसला किया। चलो इसे मिड ऑटम फेस्टिवल के दौरान करते हैं। मल्होत्रा परिवार की परंपरा के मुताबिक वे अपने पैतृक घर में एक भोज आयोजित करते हैं, जिसमें सभी कल्टीवेटर्स और महत्वपूर्ण लोग इकट्ठा होते हैं। ये हमला करने का सबसे सही समय होगा ताकि सभी कल्टीवेटर्स को एक साथ पकड़ा जा सके। सहमत? चलो इसे मिड ऑटम फेस्टिवल के लिए तय करते हैं। सब अपनी ताकत तैयार करेंगे, फिर त्योहार मनाने के बहाने इकट्ठा होंगे और फिर अचानक हमला करेंगे। अच्छा। हमले की योजना तय होने के बाद उन्होंने लाभ के बंटवारे पर चर्चा की। चूंकि चारों पक्षों की ग्रैंड मास्टर ताकत बराबर थी, वे इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे, प्रत्येक को 25%, लेकिन चूंकि करण द्रव्य जैसे बड़े खतरे को खत्म करेगा, उसे 10% अतिरिक्त मिलेगा, यानी उसे मल्होत्रा परिवार के बिजनेस का 35% हिस्सा मिलेगा। चटर्जी परिवार को छोड़कर, जो सिर्फ हिस्सा लेने के लिए शामिल था, पांडे परिवार का मुख्य लक्ष्य मल्होत्रा परिवार को खत्म करना और पीढ़ियों से चली आ रही दुश्मनी को सुलझाना था, जबकि जायसवाल परिवार का लक्ष्य प्रतियोगियों को खत्म करके अपने बिजनेस पर एकाधिकार करना था। करण के लिए उसका मकसद अपनी उत्पत्ति की जांच करना, अपने पिता का बदला लेना और प्रियंका की मदद से उसका बदला लेना था। चूंकि सभी के अपने अपने लक्ष्य थे, लाभ के बंटवारे को लेकर वे ज्यादा गंभीर नहीं थे, बशर्ते ये अपेक्षाकृत निष्पक्ष हो। चर्चा के बाद सबने राहत की सांस ली। करण को हरिदास से द्रव्य की जानकारी भी मिल गई। करण ने जानकारी पर सरसरी निगाह डाली और उसे बैट को फॉरवर्ड कर दिया। करण, इस शख्स का ठिकाना पता करो। अगर तुम उसकी मौजूदा लोकेशन का पता लगा सको तो सबसे अच्छा होगा। बैट, ठीक है। स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाने के बाद सब अपने अपने रास्ते चले गए। गोपनीयता के लिए सभी ने अपनी सामान्य गाड़ियों की बजाय साधारण सेडान और साधारण नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया। करण अभी होटल पहुंचा ही था कि उसे बैट का मैसेज मिला। बैट, जुन भाई, अंदाजा लगाओ मैंने क्या पाया। करण ने देखा और तुरंत उत्साहित हो गया, क्योंकि ये अच्छी खबर लग रही थी। करण, क्या अच्छी खबर? बताओ। बैट, मुझे सिर्फ उसकी पुरानी जानकारी मिली और विदेश जाने के बाद कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है उसने विदेश में फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया होगा। हालांकि मैंने गलती से एयरलाइन सिस्टम में उसका ट्रैवल रिकॉर्ड ढूंढ लिया। उसने आज रात चंडीगढ़ लौटने की टिकट बुक की है। करण कुर्सी पर सीधा बैठ गया। चंडीगढ़ लौट रहा है तो क्या उसे बड़ा स्वागत उपहार नहीं देना चाहिए?
मल्होत्रा परिवार के 3 ग्रैंडमास्टर्स ने पहले उसे निपटाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे और अब शायद वे फिर से वैसी कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि करण उन्हें दोबारा मौका नहीं देगा। नतीजतन उन्होंने द्रव्य को चुपके से उसे मारने के लिए बुलाया था। हालांकि दुष्यंत और मल्होत्रा परिवार के बाकी लोग शानदार फाइटर थे, लेकिन हत्या के मामले में वे द्रव्य जैसे प्रोफेशनल किलर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। दिन में वो सोच रहा था कि द्रव्य को कहाँ ढूंढे, और हैरानी की बात है कि वो खुद वापस आ रहा था। इस वक्त द्रव्य अभी लौटा नहीं था और चाहे उसे करण को मारने का मिशन मिला हो या नहीं, वो निश्चित रूप से तैयार हालत में नहीं होगा। इसके अलावा उसे ये उम्मीद भी नहीं होगी कि करण को उसकी वापसी की खबर है, और स्वाभाविक रूप से वो सतर्क नहीं होगा। कई साल बाद लौटने वाला एक ग्रैंडमास्टर शायद मिली जुली भावनाओं में होगा, है ना? ग्रैंडमास्टर्स की सफल हत्या दोनों पक्षों की जागरूकता और अनजानपन पर निर्भर करती है। अगर हत्यारा अचानक हमला कर सकता है तो भारी नुकसान पहुंचाना आसान हो जाता है, और दूसरा प्रहार करके टारगेट को खत्म करना और भी आसान। करण कितने बजे? बैट UK 8372 फ्लाइट रात 1:25 बजे पहुंचेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हवाई जहाज चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर चुका है। बाहर का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। द्रव्य खड़ा हुआ, अपना सामान उठाया और केबिन क्रू की मुस्कुराहट के बीच हवाई जहाज से बाहर निकला। अपना सूटकेस घसीटते हुए द्रव्य आराम से एयरपोर्ट से बाहर निकला। एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर द्रव्य ने एक सिगरेट जलाई, अपने ड्राइवर को फ़ोन किया कि उसे लेने आए, और आंखें मिचमिचाकर सामने की हर चीज़ का जायजा लिया। मैं वापस आ गया। हालांकि हाल के वर्षों में उसने विदेश में टॉप लेवल लग्जरी लाइफ जी थी, फिर भी उसे अपने देश जितना सुकून नहीं मिला। करण नाम के उस छोटे लड़के का शुक्रिया, वरना द्रव्य को वापस आने का मौका न मिलता। आखिरकार उसने जिस शख्स को बुरी तरह चोट पहुंचाई थी, वो एक महत्वपूर्ण परिवार के व्यक्ति का बेटा था जिसका भविष्य उज्ज्वल था, लेकिन द्रव्य ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। एक काली मर्सिडीज बेंज सेडान रुकी और एक 30 साल के आसपास का शख्स बाहर निकला, द्रव्य का सामान लेने के लिए दौड़ता हुआ आया। मिस्टर द्रव्य, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम निक है, आप मुझे छोटा निक बुला सकते हैं। दोनों गाड़ी में बैठे और ड्राइवर निक ने गाड़ी स्टार्ट की, फिर सावधानी से पूछा, परिवार प्रमुख ने आपके लिए होटल बुक कर लिया है, क्या मैं आपको अभी वहां ले चलूं? ठीक है, द्रव्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपने घर में भी घुसने की इजाज़त नहीं है। मल्होत्रा परिवार अभी भी उतना ही बेरहम है। कितना बोरिंग है। निक ने बीच में टोकने की हिम्मत नहीं की, बस हल्के से हंसा और ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। द्रव्य ने एक सिगरेट जलाई और बाहर की गगनचुंबी इमारतों को देखा, थोड़ा उदासीन होकर बोला, शहर बहुत बदल गया है। जब मैं गया था तब इतना समृद्ध नहीं था। गाड़ी एयरपोर्ट से निकली और होटल की ओर बढ़ी। जब द्रव्य अपनी यादों में खोया था, अचानक पीछे से एक गाड़ी तेजी से आई और शायद ब्रेक लगाने में नाकाम रही, उनकी गाड़ी के पीछे टकरा गई। द्रव्य का शरीर अचानक आगे की ओर झटका खा गया। उसने सामने की सीट पर खुद को संभालने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर सिर घुमाकर हल्के से भौहें से कुड़ी। निक ने गाड़ी रोकी और माफी मांगते हुए बोला, मिस्टर द्रव्य, 1 मिनट रुकिए, मैं जाकर देखता हूँ। पीछे वाली गाड़ी से एक नौजवान गाली देते हुए निकला, इतनी खुली सड़क है और तुम इतनी धीमी गाड़ी चला रहे हो, पैसे दो। निक ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, पीछे से टक्कर मारने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्या तुमने ट्रैफिक नियम नहीं पढ़े? तुझे गाली देता हूँ। नौजवान ने निक के कपड़े पकड़ लिए और उसे अपनी गाड़ी की ओर खींच कर ले गया, टेढ़े मेढ़े फ्रंट बम्पर की ओर इशारा करते हुए बोला, बताओ कितना देना है? निक उस नौजवान की बेशर्मी से हैरान रह गया। उसे पहले कभी इतनी बेशर्मी से उगाही का सामना नहीं करना पड़ा था। तुझे जीने का मन नहीं है क्या? तू मुझसे उगाही करने की हिम्मत करता है? निक ने ठंडी हंसी के साथ जवाबी हमला किया, उस नौजवान को सबक सिखाने की नीयत से। हालांकि निक की ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी वो एक कल्टिवेटर था जिसमें आंतरिक ऊर्जा थी। एक साधारण ताकतवर आदमी को पीटना उसके लिए आसान था। पैसे नहीं देगा और ऊपर से लड़ने की कोशिश। नौजवान ने ठंडी हंसी के साथ निक का हाथ रोक लिया और फिर निक के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। निक को लगा जैसे उसका चेहरा किसी हथौड़े से टकरा गया हो, उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। वो पीछे की ओर लड़खड़ाया और अगर नौजवान ने उसका कलाई नहीं पकड़ा होता तो वो जमीन पर गिर पड़ता। द्रव्य ने ये देखा, भौहें सिकुड़ी और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। हालांकि वो ऐसी छोटी मोटी बात में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन अपने ड्राइवर को पिटते हुए देखकर चुप नहीं बैठ सकता था। वो दूसरी पार्टी से बहस करने की योजना भी नहीं बना रहा था। विदेश में वो एक किला था जिसके हाथों सैकड़ों जाने गई थीं। अगर मल्होत्रा परिवार के लोग अब अपने ही इलाके में ठगे जाएं तो ये हास्यास्पद होगा। छोड़ दो, द्रव्य ने धीमी आवाज में चिल्लाया और नौजवान की पीठ पर एक थप्पड़ मारा। नौजवान समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका और अचानक गाड़ी के बोनट पर जा गिरा, चीख निकालते हुए।
द्रव्य ने ठंडी हंसी हंसी और निक को खींचकर उठाने ही वाला था कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला और पैसेंजर सीट से एक औरत बाहर निकली, घबराते हुए चिल्लाई, पति, तुम्हें क्या हुआ? युवती ने उस आदमी को देखा और फिर द्रव्य की ओर घूरते हुए बोली, तुमने मेरे पति को मारने की हिम्मत की। युवती द्रव्य की ओर झपटी। उसका उग्र रवैया देखकर द्रव्य ने मन ही मन तिरस्कार भरी हंसी हंसी। वाकई में एक छिछोरी औरत। जैसे ही द्रव्य उस युवती को सबक सिखाने के लिए थप्पड़ मारने को तैयार हुआ, उसका हाथ अचानक दिशा बदल गया, जैसे तितली फूलों के बीच उड़ रही हो, और उसने द्रव्य पर एक अप्रत्याशित मुक्का जड़ा। चालाक, उग्र। द्रव्य की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसकी सालों की लड़ाई की प्रवृत्ति ने उसे उस प्रहार से बचने के लिए मजबूर किया और उसने हाथ उठाकर उसे रोका। धड़ाम। युवती का मुक्का द्रव्य की बांह पर लगा। उस उग्र और जबरदस्त प्रहार ने उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। वो गाड़ी से टकराया। उसकी बांह में दर्द होने लगा जैसे वो टूट गई हो और उसका पूरा शरीर फटने जैसा महसूस हुआ। ग्रैंड मास्टर। ये युवती वाकई में एक ग्रैंड मास्टर थी। जैसे ही ये ख्याल द्रव्य के दिमाग में आया, वो नौजवान जिसे उसने बोनट पर थप्पड़ मारा था, भूत की तरह उसके पास आया और द्रव्य के सीने पर एक जबरदस्त मुक्का जड़ा। पतझड़ की पत्तियां अपनी जड़ों में लौटती हैं। द्रव्य उससे बच नहीं सका। वो अभी उस युवती के छिपे हमले से हैरान था। अपनी प्रवृत्ति और अनुभव के भरोसे उसने उस उग्र मुक्के से बचने की कोशिश की, लेकिन इससे उसकी रक्षा रेखा भी टूट गई। नौजवान का हमला सही समय पर आया, जब उसकी पुरानी ताकत खत्म हो चुकी थी और नई ताकत अभी नहीं आई थी। दोनों हमले बिना किसी कमी के एकदम सटीक जुड़े थे। द्रव्य के पास अपनी ऊर्जा को सीने में घुमाने के अलावा कोई चारा नहीं था, उम्मीद करते हुए कि इस आदमी की ताकत कम हो। जब तक दूसरा पक्ष ग्रैंड मास्टर नहीं था, उसकी ऊर्जा बॉडी प्रोटेक्शन उस प्रहार को झेल सकती थी। यहाँ तक कि अगर वो घायल हो भी जाता, तो वो आसानी से जवाबी हमला करके दोनों को मार सकता था। धड़ाम। द्रव्य को लगा जैसे उसका सीना बार बार तोपों से बमबारी कर रहा हो। उसकी सुरक्षात्मक ऊर्जा तुरंत टूट गई और उग्र, दबावपूर्ण ऊर्जा तेज धारदार ब्लेड की तरह उसके शरीर में घुसी, उसकी छाती की हड्डियों को बेरहमी से कुचलते हुए। क्रैक। उसकी छाती की हड्डी अपनी सीमा तक पहुंच गई और टूट गई। द्रव्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने उस नौजवान के चेहरे पर खून की उल्टी कर दी, साथ ही अपनी तलवार जैसी उंगलियों से उसके गले पर वार किया। नौजवान ने खून के छींटों और द्रव्य की तलवार उंगलियों से बचाव किया। द्रव्य ने नौजवान को पीछे धकेल दिया, लेकिन जैसे ही वो लुढ़कने की कोशिश करने लगा, पीछे से युवती आगे बढ़ी और सीधे उस पर मुक्का मारा। धम। द्रव्य की पीठ गाड़ी से टकराई, जिससे गाड़ी में डेंट पड़ गया। वो डेंट में धंस गया और एक और मुंह खून की उल्टी कर दी। युवती पीछे हटी और नौजवान फिर पास आया, एक और मुक्का मारते हुए। पफ। हालांकि द्रव्य की बाहें अभी भी सामने थीं, लेकिन वो अब प्रहार को रोक नहीं सकी। नौजवान का मुक्का उसकी बाहों को तोड़ गया और जंगली ताकत ने उसकी छाती पर फिर से प्रहार किया। जबरदस्त दबाव में टूटी हड्डियां उसके 5 आंतरिक अंगों और 6 खोखले अंगों में चुभ गईं। द्रव्य के मुंह से खून की एक और उल्टी निकली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कील उसे लगातार अंधेरे गड्ढे में ठोक रहा हो। नौजवान और युवती ने हमला करना बंद कर दिया, लेकिन निक पहले ही डर के मारे सुन्न हो चुका था। इस वक्त एक मूर्ख भी समझ सकता था कि नौजवान और युवती का निशाना द्रव्य था। उन्होंने जानबूझकर टक्कर मारी, उगाही की और उसे पीटा ताकि द्रव्य गाड़ी से बाहर निकले और वे अचानक हमला करके उसे घातक प्रहार दे सकें। तुम लोग कौन हो? नौजवान ने निक की ओर एक नज़र डाली, फिर सिर घुमाकर द्रव्य को हल्की मुस्कान के साथ घूरा और अपने चेहरे से नकली दाढ़ी उतार दी। तुम मल्होत्रा परिवार का छिपा हुआ सदस्य और ग्रैंड मास्टर किलर द्रव्य, क्या तुम मुझे पहचानते हो? द्रव्य ने सामने खड़े नौजवान को गौर से देखा और उसे एक नज़र में पहचान लिया। क्या ये वो हत्या का टारगेट नहीं था जिसे परिवार ने उसे सौंपा था? करण। उसके बगल वाली औरत निश्चित रूप से वो महिला ग्रैंड मास्टर थी जो पहले करण के साथ दिखी थी। करण। द्रव्य जानता था कि उसका अंत हो चुका है। अनिच्छा से पूछा, तुम्हें कैसे पता? मैं इस फ्लाइट से वापस आ रहा था। करण मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, किसी ने मुझे बताया। मल्होत्रा परिवार में हर कोई तुम्हारा स्वागत नहीं करना चाहता। द्रव्य ने अपनी आंखें चौड़ी की। उसकी नज़र में गुस्सा और थोड़ी सी समझदारी थी। सुना है तुम विदेश में अच्छा कर रहे थे, फिर वापस क्यों आए? करण ने उदासीनता से कहा, मिस्टर द्रव्य, वापस स्वागत है, जड़ों में लौटने का समय। करण के आखिरी शब्द के साथ उसने अपनी तलवार जैसी उंगलियां सीधे द्रव्य के गले पर मारी। द्रव्य का शरीर एक पल के लिए जोर से हिला, फिर ढीला पड़ गया और डेंट वाली गाड़ी में गिर गया जैसे स्टील में लिप गया हो। करण ने सिर घुमाकर निक को देखा, जो डर से कांप रहा था और भागने लगा। ये मेरी गलती नहीं है, मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूँ। करण ने निक का पीछा नहीं किया। उसका इरादा उसे मारने का कभी नहीं था। परिवार प्रमुख को मेरी तरफ से नमस्ते कहना। पहले उन्होंने जो उपहार मुझे दिया था वो काफ़ी हैरान करने वाला था। अब मैं मल्होत्रा परिवार को एक उपहार लौटा रहा हूँ, उम्मीद है उन्हें पसंद आएगा। करण और प्रतिभा अपनी गाड़ी में बैठे और बिना हिचक चले गए।
तब जाकर निक ने राहत की सांस ली और जल्दी से द्रव्य के पास वापस दौड़ा। उसने द्रव्य की गर्दन छुई और निराशा का भाव दिखाया। वो सचमुच मर गया। निक ने अपना मोबाइल निकाला और परिवार प्रमुख नीतीश को फोन किया। क्या तुम उसे होटल ले गए? निक की कांपती आवाज में कहा, मिस्टर द्रव्य मर गए। नीतीश की आवाज अचानक एक ऑक्टेव ऊंची हो गई, अविश्वास से भरी। क्या? मर गए? कौन मर गया? निक ने निगलते हुए कहा, मिस्टर द्रव्य। मैंने उसे एयरपोर्ट से पिक किया और रास्ते में हमारी गाड़ी को जानबूझकर पीछे से टक्कर मारी गई। मैं गाड़ी से बाहर निकला, मुझे पीटा गया और मिस्टर द्रव्य मेरी मदद करने बाहर आए। उन पर घात लगाकर हमला किया गया और उन्हें सीधे मार दिया गया। नीतीश कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, जैसे खबर को पचाने की कोशिश कर रहा हो। फिर पूछा, किसने किया? करण और एक युवती ने। नीतीश ने दांत पीसते हुए पूछा, करण को कैसे पता कि द्रव्य आज वापस आ रहा था? निक ने घबराते हुए जवाब दिया, मरने से पहले मिस्टर द्रव्य ने भी यही सवाल पूछा था। करण ने कहा कि किसी ने उसे बताया और मल्होत्रा परिवार में हर कोई उनका स्वागत नहीं करना चाहता था। उसने मुझे परिवार प्रमुख को एक मैसेज देने को भी कहा कि वो मल्होत्रा परिवार के पहले दिए उपहार से बहुत हैरान था और ये उसका जवाबी उपहार है। उम्मीद है मल्होत्रा परिवार को पसंद आएगा। मल्होत्रा परिवार के विला में माहौल भारी था। द्रव्य, मल्होत्रा परिवार का कल्टीवेशन जीनियस जो कई सालों से बाहर था, वापस लौटा था। लेकिन वो अपने परिवार के घर में कदम रखने से पहले ही घात लगाकर मार दिया गया। द्रव्य का शव मोर्चरी में तैयार किया गया था और अब एक ताबूत में शांति से लेटा था। उसका चेहरा शांत, अब कोई संघर्ष के निशान नहीं दिख रहे थे और न ही खून के धब्बे। वो ऐसा लग रहा था जैसे बस सो रहा हो। नीतीश का चेहरा ठंडा था। द्रव्य मर गया, अब हम क्या करें? तनिष्क बेचैन दिखा, चुप रहा। वो हमेशा अपने नवे चाचा की प्रशंसा करता था, जो हिम्मती था, सही गलत की परवाह नहीं करता था और जो चाहता था वही करता था। वो उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उम्मीद करते हुए कि वो चुपके से करण को निपटा देगा और धीरे धीरे उसे यातना देगा। तनिष्क पास खड़ा होकर करण की बदतर हालत देखना चाहता था और तब उसकी नफरत शांत होती। लेकिन अब द्रव्य मर चुका था, करण के हाथों मारा गया। मल्होत्रा परिवार ने अभी करण की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन करण ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। फर्क ये था कि मल्होत्रा परिवार नाकाम रहा, जबकि करण कामयाब रहा। करण को एक भी बाल की चोट नहीं आई, लेकिन मल्होत्रा परिवार ने बाहर छिपा हुआ एक ग्रैंड मास्टर किलर खो दिया, जो एक बड़ा खतरा था। दुष्यंत का चेहरा ठंडा था। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, करण को द्रव्य के ठिकाने का कैसे पता चला? नीतीश ने कहा, जब द्रव्य वापस आया, उसने अपने पासपोर्ट से फ्लाइट बुक की थी। जो भी एयर ट्रैफिक सिस्टम तक पहुंच सकता है, वो द्रव्य की फ्लाइट का पता लगा सकता है। दुष्यंत ने ठंडे स्वर में कहा, उस वक्त द्रव्य की मौत की घोषणा की गई थी और बहुत कम लोग जानते थे कि वो विदेश में था। इतने सालों बाद करण को कैसे पता और उसने क्यों चेक किया? निशुंभ ने भौहें सिकोड़ी। क्या वाकई मल्होत्रा परिवार में कुछ लोग नहीं चाहते थे कि द्रव्य वापस आए, इसलिए उन्होंने करण को खबर दी और उसके हाथों द्रव्य को निपटवाया? ये बात सुनते ही बाकी मल्होत्रा परिवार के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर सूक्ष्म भाव थे। आखिरकार सभी को साफ पता था कि द्रव्य को परिवार से क्यों निकाला गया और विदेश क्यों भेजा गया। अगर द्रव्य ने उस वक्त उस शख्स को अपंग नहीं किया होता, तो नीतीश का परिवार प्रमुख की कुर्सी पर बैठना अभी भी अनिश्चित होता। नीतीश ने लोगों की सूक्ष्म नजरों को देखा और दृढ़ता से इनकार किया। करण ने खुलेआम निक के सामने बात की, फिर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। जाहिर है, वो जानबूझकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा था और हमें एक दूसरे पर शक करने के लिए उकसा रहा था। द्रव्य को वापस लाने का फैसला सिर्फ हम कुछ लोगों को पता था और यह असंभव है कि किसी ने करण को जानकारी लीक की। किसी ने पूछा, तो फिर करण ने अचानक द्रव्य के ठिकाने क्यों चेक किए? नीतीश 2 सेकंड के लिए चुप रहा। हालांकि द्रव्य के विदेश जाने की बात बहुत कम लोगों को पता थी, लेकिन ये कोई रहस्य नहीं था। करण अकेले हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसने जरूर मदद मांगी होगी। दुष्यंत ने अपनी सफेद भौहें उठाईं। पांडे परिवार। नीतीश ने सिर हिलाया। पांडे परिवार को भी द्रव्य की स्थिति के बारे में पता है। आखिरकार वे पीढ़ियों से हमारे जानी दुश्मन हैं और वो हम पर नजर रखते हैं और हमारी बातें अच्छे से जानते हैं। अगर करण ने पांडे परिवार की मदद मांगी, तो पूरी तरह संभव है कि उन्होंने उसे द्रव्य के बारे में बताया। दुष्यंत 2 सेकंड के लिए चुप रहा। चूंकि हमने अपने लोगों को बाहर कर दिया है, तो अब और परेशानी नहीं बढ़ानी चाहिए। सोचो कि आगे क्या करना है। किसी ने गुस्से में कहा, क्या वो फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में काम नहीं करता? मल्होत्रा परिवार की सारी लड़ाकू ताकत इकट्ठा करो और उसे घेर कर सीधे मार दो। मुझे नहीं लगता कि वो भाग सकता है। नीतीश ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम दिन दहाड़े हत्या करना चाहते हो? क्या तुमने इसके परिणामों के बारे में सोचा है? इसके अलावा, अगर हम परिणामों को दबा भी लें, तो क्या हम सफलता की गारंटी दे सकते हैं? अगर हम नाकाम रहे, तो वो जरूर छिप जाएगा और छाया से हम पर जवाबी हमला करेगा। उसे कौन रोक सकता है?
यहाँ तक कि अगर हम कामयाब हो गए और करण को मार दिया तो क्या उसके आसपास की ग्रैंड मास्टर जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी? क्या उसका मास्टर प्रलयनाथ बदला नहीं लेगा? एक बार जब वे हमसे सीधे टकराव नहीं करेंगे तो हम उन्हें कैसे मारेंगे? सब चुप हो गए। ग्रैंड मास्टर्स के साथ यही दिक्कत थी, अगर तुम उन्हें एक हिट में नहीं मारते तो बाद में सिरदर्द होगा। कनेक्शंस वाले ग्रैंड मास्टर को मारना और भी मुश्किल था, क्योंकि तुम्हें न केवल उनकी मार्शल ताकत से पार पाना होता था बल्कि उनके पीछे की ताकतों के बदले से भी निपटना पड़ता था। प्रलयनाथ एक मशहूर विशेषज्ञ और पागल था। अगर वो पागल हो गया तो मल्होत्रा परिवार शायद उसे झेल नहीं पाएगा। किसी ने नाराजगी से कहा, बस इतना है कि हमारे मल्होत्रा परिवार में कोई ग्रेट ग्रैंड मास्टर नहीं है, वरना हम करण को चुपके से मार सकते थे और उसे इंसानों की दुनिया से गायब कर सकते थे। अगर उसका पागल मास्टर आता तो हम उसे भी दबा सकते थे। ग्रेट ग्रैंड मास्टर। दुष्यंत का चेहरा और ठंडा हो गया। वो दशकों से ग्रैंड मास्टर था और लंबे समय से चरम की सीमा पर अटका हुआ था। वो आखिरी कदम नहीं उठा पा रहा था। क्या ये टिप्पणी उसके चेहरे पर तमाचा नहीं थी? नीतीश ने एक पल सोचा, उसकी नज़र दुष्यंत पर पड़ी। दादाजी, क्या हम पासवान परिवार के उस शख्स से मदद मांग सकते हैं? मुझे याद है कि पासवान परिवार पर हमारा एक एहसान बाकी है। दुष्यंत ने सोचा, ये मुमकिन होना चाहिए। पासवान परिवार ताकतवर है और प्रलयनाथ से नहीं डरता। नीतीश के चेहरे पर खुशी का भाव आया। क्यों न हम उनसे मदद मांगें, वरना हमारे मल्होत्रा परिवार के और लोग मर सकते हैं या घायल हो सकते हैं। मुझे तो शक है कि करण का अगला निशाना हमारे दो चाचा और आप होंगे दादाजी। एक पल हिचकने के बाद दुष्यंत ने आखिरकार फैसला किया, उन्हें 2 दिन बाद मिड ऑटम पूर्वज पूजा समारोह में बुलाओ और पूर्वज की तख्ती के सामने ये अनुरोध करो। वो शायद मना नहीं करेंगे। नीतीश की आंखें उत्साह से चमक उठीं। ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। दुष्यंत ने सावधानी बरतने को कहा, चुपके से करो, किसी को भनक न पड़े और किसी को पता न चले कि वो आ रहा है। द्रव्य मर गया, योजना के मुताबिक आगे बढ़ो। करण बिस्तर पर लेटा हुआ था, आलस्य से मोबाइल फोन पकड़े हुए, और छोटे ग्रुप चैट में एक मैसेज भेजा। आयुष, निखिल, प्रभात, करण, ये क्या मजाक है? शायद क्योंकि आयुष, निखिल और करण के बीच कुछ व्यक्तिगत कनेक्शन बन गए थे, चटर्जी परिवार और जायसवाल परिवार ने आयुष और निखिल को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा था। ये देखकर हरिदास ने भी अपने भतीजे और पांडे परिवार के उत्तराधिकारी प्रभात को पांडे परिवार का प्रतिनिधित्व करने और उनके छोटे ग्रुप चैट में शामिल होने दिया, ताकि बेहतर कम्युनिकेशन हो सके। करण ने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे एक फोटो अपलोड की, जिसमें द्रव्य की शर्मनाक स्थिति दिख रही थी, जिसमें वो मारा गया और गाड़ी में धंसा हुआ था। ग्रुप चैट में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जाहिर तौर पर वे इसकी पुष्टि करने गए। आखिरकार वे द्रव्य को नहीं जानते थे। प्रभात, मैंने पुष्टि कर ली, ये वाकई द्रव्य है। ये कहाँ है? तुमने ये कैसे किया? करण, ये चंडीगढ़ में है। मैंने द्रव्य के ठिकाने की जांच की और पता चला कि द्रव्य ने इंडिया वापस आने की टिकट बुक की थी। मैंने उसे एयरपोर्ट पर इंतजार किया और फिर रास्ते में घात लगाकर मार दिया। निखिल, ये बहुत ज्यादा इत्तेफाक है। हम कल ही उसकी बात कर रहे थे और वो पिछले रात को लौट आया। करण, जितना तुम लोग उसकी चिंता कर रहे थे, जाहिर है मल्होत्रा परिवार भी चाहता था कि वो आए और मुझे मार दे। वैसे मुझे पांडे परिवार को रिमाइंडर के लिए शुक्रिया कहना होगा, वरना मुझे इस शख्स के बारे में पता नहीं होता और मैं नुकसान उठा सकता था। प्रभात, मेरे पिता ने कहा कि द्रव्य के मरने के साथ अब चिंता की कोई बात नहीं है। योजना के मुताबिक आगे बढ़ो। निखिल, जायसवाल परिवार को कोई आपत्ति नहीं है। आयुष, योजना के साथ आगे बढ़ो। करण ने चैट हिस्ट्री डिलीट की, उठकर मुंह धोया और फिर काम पर जाते वक्त रास्ते में स्टीम्ड बन खरीदे। सिक्योरिटी बूथ में बैठकर करण खिड़की से बाहर देखने लगा, ख्यालों में खोया हुआ। मिड ऑटम फेस्टिवल 2 दिन बाद है। मल्होत्रा परिवार इन दिनों में मेरे खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा, है ना? यहाँ तक कि अगर वे मुझे खुलेआम घेर कर मारना चाहें तो शायद मल्होत्रा परिवार के मास्टर्स के इकट्ठा होने के बाद ही होगा, है ना? सिर्फ दुष्यंत जैसे 3 ग्रैंड मास्टर्स के साथ मुझे घेर कर मारना यथार्थवादी नहीं है, जब तक कि वे मुझे लोगों की भीड़ की रणनीति से थका न दें। चारों पक्षों के एकजुट होने के साथ मल्होत्रा परिवार का अंत निश्चित है। पता नहीं तनिष्क के चेहरे पर कैसा भाव होगा। जब करण ख्यालों में खोया था, दरवाजे पर लियाम ने अचानक अजीब सा भाव दिखाया और करण की ओर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। जब करण ख्यालों में खोया था, उसे अचानक सामने की रोशनी मंद पड़ती हुई महसूस हुई और उसने सहज रूप से ऊपर देखा। केवल उर्मिला को सिक्योरिटी बूथ की खिड़की से झांकते हुए देखा, जो उसे बड़े बड़े आंखों से घूर रही थी और चंचल मुस्कान के साथ। क्या तुम भूत हो? चलते वक्त कोई आवाज नहीं करती। उर्मिला मुस्कुराई। तुम क्या सोच रहे थे, इतने खोए हुए और सिक्योरिटी का काम कर रहे हो? अगर मैं फैक्ट्री को उठाकर ले जाती तो तुम्हें पता भी नहीं चलता। करण हंस पड़ा। जा, उठाकर ले जा। जब तक तुम उठा सकती हो वो तुम्हारा है।
उर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात को एक साथ डिनर करोगे? करण ने पूछा, कहाँ खाना है? उर्मिला ने मुस्कान के साथ कहा, मुझे एक जगह पता है जहाँ सिचुआन पेपर फिश मिलती है, वाकई बहुत स्वादिष्ट है। क्या ख्याल है? करण ने पूछा, वो जगह कहाँ है? भीड़ भाड़ वाली जगह पर? उर्मिला ने उत्सुकता से पूछा, थोड़ा दूर है, एक छोटी सी दुकान। क्यों? अगर भीड़ भाड़ वाली जगह न हो तो तुम नहीं खाओगे? करण ने स्पष्ट जवाब दिया, मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि शांत जगह पर मुझे मार न दिया जाए। उर्मिला हैरान रह गई, फिर कुछ समझते हुए धीमी आवाज में बोली, तुम्हें मल्होत्रा परिवार की चिंता है? करण हंसते हुए बोला, मुझे मल्होत्रा परिवार के 3 ग्रैंड मास्टर्स ने घेर कर मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बच निकला। कल मैंने लौटे हुए ग्रैंड मास्टर किलर द्रव्य को मार डाला, एक तरह से शुक्रिया अदा करने के लिए। पता नहीं, मल्होत्रा परिवार शायद अपनी ताकत इकट्ठा करके मुझे पकड़ने की योजना बना रहा हो। मैं शांत जगहों पर जाने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हें मेरे साथ होने से डर नहीं लगता कि तुम फंस जाओगी? उर्मिला हैरान दिखी, तुमने मल्होत्रा परिवार के एक ग्रैंड मास्टर को मार डाला? करण हंसा, क्या तुम्हें हैरानी है कि मैं सही सलामत हूं और मल्होत्रा परिवार ने मुझे नहीं मारा? उर्मिला ने सिर हिलाया, उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं। नहीं, मैं तुम्हारी तारीफ करती हूँ, तुम कमाल हो। मल्होत्रा परिवार 3 ग्रैंड मास्टर्स के साथ भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया और तुमने उनके एक ग्रैंड मास्टर को मार डाला। अब मल्होत्रा परिवार तुमसे नफरत तो करता होगा, लेकिन वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते है ना? करण ने सिर हिलाया, किसके कुछ दोस्त नहीं होते? मल्होत्रा परिवार की जड़ें गहरी हैं और यह असंभव है कि वे कुछ ग्रैंड मास्टर्स को न बुलाएं। इसलिए मैं अभी भी लो प्रोफाइल रख रहा हूं और किसी को मौका नहीं दे रहा। बिल्कुल, अगर वे सीधे यहां आते हैं तो मैं भाग जाऊंगा और सिक्योरिटी की नौकरी छोड़ दूंगा। उर्मिला हंस पड़ी, और तुम ख्यालों में खोए थे, इतने तल्लीन कि तुमने मुझे आते हुए भी नहीं देखा। करण ने पास ही खड़े लियाम की ओर इशारा किया, क्योंकि उसे पता है कि तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उर्मिला ने होंठ काटे, चलो सिचुआन पेपर फिश को भूल जाओ। तो फिर क्या खाएं? जब मैं इतनी दूर से आई हूं तो तुम मुझे वापस तो नहीं भेज सकते, है ना? वैसे अगर तुम मेरे साथ हो और कोई असली खतरा हो तो तुम मुझे बंधक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। मल्होत्रा परिवार मेरी हत्या करने की हिम्मत नहीं करेगा, वरना गोयल परिवार उनका नया दुश्मन बन जाएगा। करण ने पास की सड़क की ओर इशारा किया, यहाँ खाने की कई जगहें हैं, मैं तुम्हें स्ट्रीट फूड स्टॉल पर ट्रीट करता हूँ, मिस गोयल खाएंगी? उर्मिला की आंखें चमक उठीं, बिल्कुल, लेकिन हम प्रवेश द्वार पर खाएंगे। तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारी पत्नी देख लेगी और गुस्सा हो जाएगी? तुम वाकई हिम्मती हो। उर्मिला एक गर्वीले सफ़ेद हंस की तरह थी जो अचानक कीचड़ भरे तालाब में आ गई, जहां बत्तखों का झुंड खेल रहा था और सबका ध्यान खींच रही थी। कोई चारा नहीं, उर्मिला बहुत खूबसूरत थी। न सिर्फ खूबसूरत, बल्कि उसका पहनावा भी। कोई भी समझ सकता था कि उसका आउटफिट शायद सामने वाले स्ट्रीट फूड स्टॉल से 10 गुना ज्यादा कीमती था। ऐसी औरत को शानदार औपचारिक ड्रेस में, संयमित और शाही मुस्कान के साथ, किसी वेस्टर्न रेस्टोरेंट या लग्जरी बैंक्वेट हॉल में होना चाहिए, है ना? वो वाकई में ऐसे रोसाइड स्ट्रीट फूड स्टॉल पर आ गई। सबकी नज़रें करण पर पड़ गईं, उनकी आंखों में जलन और ईर्ष्या थी। वो हैंडसम है, लेकिन बस इतना ही तो, है ना? उर्मिला ने कोई घृणा नहीं दिखाई और बड़े आराम से बैठ गई, मुस्कुराते हुए बोली, सब तुम्हें देख रहे हैं। क्या लगता है, वे ईर्ष्या कर रहे हैं या जलन? करण हंसते हुए बोला, ईर्ष्या, जलन और नफरत। वे शायद सोच रहे होंगे कि मेरे जैसे शख्स के साथ एक खूबसूरत औरत रोसाइड स्ट्रीट फूड क्यों खा रही है। ऐसी औरत को तो शानदार रेस्टोरेंट्स में आना जाना चाहिए, है ना? उर्मिला ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुम बहुत इज्जत कमा रहे हो। करण हंसा, हाँ, मेरी वैनिटी पूरी तरह संतुष्ट हो गई। मुझे लगता है तुम्हें बिल्कुल असहज नहीं लग रहा। क्या तुम ऐसी जगहों की आदी हो, मिस गोयल? उर्मिला हंस पड़ी, इसमें असहज होने वाली क्या बात है? स्वादिष्ट खाना गलियों और सड़कों पर मिल सकता है। हालांकि ये उतना साफ सुथरा नहीं हो सकता, भारी तेल और भारी स्वाद, लेकिन स्वाद जरूरी नहीं कि 5 सितारा होटल से कम हो। बस इतना चाहिए कि खाने के बाद डायरिया ना हो। करण ने मेन्यू उर्मिला को सौंपा, तो फिर तुम ऑर्डर करो, देखो क्या पसंद है। कई लोग ऐसा नहीं सोचते, उन्हें लगता है कि ऐसी जगहों पर खाने से उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे और उनका टोन कम हो जाएगा। उर्मिला ने मेन्यू लिया और बेपरवाह कहा, इसका मतलब बस इतना है कि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। अगर कपड़े गंदे हो जाएं तो उन्हें धो लो, अगर धुल न सकें तो फेंक दो और नए खरीद लो। जैसे एक साधारण इंसान 30 रुपये की टी शर्ट पहनता है, उसे खास परवाह नहीं होती। कपड़े पहनने के लिए होते हैं, न कि शरीर पर टांगने के लिए, डिस्प्ले के लिए। करण हंसा, तुम्हारी बात बहुत वाजिब है। उर्मिला ने कुछ डिशेस चुनी और धीमी आवाज में बोली, अगर तुम महीनों तक बचत करके एक बैग या डिजाइनर आउटफिट खरीदते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम्हें बहुत परवाह होगी, क्योंकि अगर वो गंदा या खराब हो गया तो शायद तुम्हारे पास दूसरा विकल्प न हो, या फिर दोबारा खरीदना इतना दुख देगा कि तुम्हें परवाह करनी पड़ेगी।
लेकिन अगर ऐसे कपड़े खरीदना उतना ही आसान हो जितना बड़ा गोभी खरीदना, तो तुम स्वाभाविक रूप से इतनी परवाह नहीं करोगे। आखिरकार वे सिर्फ साधारण कपड़े हैं। करण हंसा। हालांकि तुमने अपनी दौलत का इजहार अनोखे तरीके से किया, लेकिन ये नकारा नहीं जा सकता कि ऐसा कहने से तुम बहुत क्लासी और उदार दिखती हो। उर्मिला ने ऊपर देखा और करण को एक प्यारी मुस्कान दी। तारीफ के लिए शुक्रिया, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। करण ने कुछ और डिशेस टिक की, फिर मेन्यू वेटर को सौंप दिया। एक केस बियर। ठंडी। हम। उर्मिला ने सहमति जताई और जब वेटर चला गया तो उसने करण की ओर आंख मारते हुए कहा, मैं आज ठंडी पी सकती हूँ। जब एक औरत तुम्हें कहती है कि वो आज ठंडी पी सकती है तो हर मर्द इसका मतलब समझता है। करण की आंखें चमक उठीं। तुम मुझे खाने से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हो। उर्मिला ने विजयी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। करण ने उर्मिला को घूरा। मैंने गौर किया कि तुम्हें इस बात की परवाह नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। तुम इसका मजा ले रही हो और तुम मेरी पत्नी के पास जाकर उसे कुचलने की कोशिश भी की थी, है ना? उर्मिला ने इनकार नहीं किया। मैं उसे कुचल नहीं सकी। तुम्हारी पत्नी इतनी खूबसूरत और सुंदर है, मुझे उससे जलन होती है। करण को यह दिलचस्प लगा। तुम्हें उससे जलन होती है? वो भी तुमसे जलती है, कहती है कि तुम में पूरी तरह से नारीत्व है, खूबसूरत और आकर्षक। उर्मिला की आंखें चमक उठीं। सच में? तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? करण ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा? इसमें कोई फायदा नहीं है। उर्मिला हंस पड़ी। तो इसका मतलब है कि हम दोनों खूबसूरती को पहचानते हैं और हम एक दूसरे की तारीफ करते हैं। करण ने मजाक किया। हाँ, अफसोस कि तुम दोनों औरतें हो, वरना अगर तुम दोनों में भी आपसी भावनाएं होती तो क्या और भी अच्छा नहीं होता? उर्मिला की आंखें पानी की तरह कोमल थीं। यह संभव नहीं है, मुझे भी खूबसूरत औरतें पसंद हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि खूबसूरत औरतें पुरुषों और औरतों दोनों को पसंद होती हैं? करण अवाक रह गया। तुम बाइसेक्सुअल तो नहीं हो? तुम्हें औरतें भी पसंद हैं? क्या ये इतना ट्रेंडी है? उर्मिला ने नाराजगी जताई। ये खूबसूरत चीज़ों को पसंद करना है, ठीक है। कुछ औरतों को रैंडमली चुनो, पूछो कि क्या उन्हें खूबसूरत औरतें पसंद हैं, और अगर उन्हें एक ही बिस्तर पर सोने, गले लगने और गले मिलने का मौका मिले तो देखो कि वे खुश नहीं होती। करण हंसा। तुम पहले से ही एक खूबसूरत औरत हो जिसका फिगर शानदार है, क्या तुम्हें दूसरों को गले लगाने की ज़रूरत है? उर्मिला हंस पड़ी। अपने शरीर का और किसी और के शरीर का एहसास एक जैसा होता है क्या? करण ने जल्दी से टॉपिक रोका। रुको रुको, अगर हम और आगे बढ़े तो मुझे डर है कि सब हमें घूरने लगेंगे। उर्मिला ने चमकती मुस्कान दी। इसमें डरने की क्या बात है? मुझे तो डर नहीं लगता। वेटर बियर ले आया। करण ने बोतल खोली और एक बोतल उर्मिला के सामने रख दी। जैसे ही दोनों टोस्ट करने वाले थे, सड़क के किनारे एक BMW X7 रुकी। गाड़ी की खिड़की नीचे सरकी और उसमें प्रियंका की ठंडी और शानदार शक्ल दिखी। करण उर्मिला के साथ टोस्ट कर रहा था। जब उसने पुकार सुनी और सिर घुमाया, उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। प्रियंका, वाह, मैं सचमुच उससे टकरा गया। हालांकि ये जगह सिर्फ फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के पास की खाने की गली है। कार में बैठकर गुजरने की वजह से उसके मुझे देखने की संभावना कम थी, लेकिन उसने मुझे देख लिया। उर्मिला, वो जर्इंस सचमुच ऐसा करवा दिया। उर्मिला ने सिर घुमाया और भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। चेहरे पर मुस्कान आई और उसकी नज़र करण की ओर मुड़ी, जैसे वो कोई तमाशा देखने की इंतजार में हो। डर? नामुमकिन। अगर उर्मिला को करण के साथ सोने की वजह से प्रियंका से मिलने में डर लगता तो वो अकेले फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री जाकर प्रियंका से नहीं मिलती। उर्मिला को करण का बिंदास और काबिल होना पसंद था। वो मर्दाना मर्द, चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं, उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे तो ऐसी सिचुएशन भी पसंद थी। वो करण का घबराया और डरपोक वाला साइड देखना चाहती थी। ये था मर्द और औरत के बीच का एक गेम। ये दूसरों को शर्मिंदा करने के बारे में नहीं था, बल्कि ऊपरी पोजीशन में रहने की चाहत थी। करण एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसका चेहरा सामान्य हो गया। उसने प्रियंका की ओर मुस्कुराकर हाथ हिलाया, खड़ा हुआ और बोला, तुम सचमुच कौवे के मुंह वाली निकली। उर्मिला हल्के से हंसी। क्यों ना उसे भी बुला लो। करण सड़क के किनारे गया और हंसते हुए बोला, काम से छुट्टी हो गई। प्रतिभा, जो ड्राइवर सीट पर बैठी थी, ने खाने की गली के स्टॉल पर बैठी उर्मिला को देखा, जो पूरी तरह से औरताना अंदाज में थी। फिर करण को देखा, उसकी आंखें थोड़ी रहस्यमयी हो गईं। प्रियंका ने सिर हिलाया। तुमने उसे डिनर के लिए बुलाया? करण ने हंसते हुए कहा, हाँ, वो तो सिचुआन पेपरफिश खाना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं दूर की जगह जाकर मेरी जान ना ले ली जाए, तो मैंने कहा कि यहीं खा लेते हैं। प्रियंका हंस पड़ी और करण को एक नज़र दी। कम से कम किसी ढंग के होटल में तो ले जाओ। करण हंसा। दो लोग होटल में खाना खाएं, वो तो अजीब लगेगा। खाने की गली में ड्राफ्ट बियर और बड़े बड़े मीट के टुकड़े, मज़ा तो इसमें है। हालांकि वो एक अमीर लड़की है, लेकिन वो इतनी बिंदास है कि खाने की गली को छोटा नहीं मानती। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, क्यों ना तुम भी हमारे साथ खा लो? प्रियंका एक पल के लिए हिचकिचाई।
उसने अभी अभी करण को देखा था और वो सोच रही थी कि उसे नमस्ते करना चाहिए या नहीं, लेकिन आखिरकार उसने अनजाने में करण को पुकार लिया। उसे नहीं पता था कि वो क्या सोच रही थी, शायद वो उर्मिला के सामने अपनी मौजूदगी दिखाना चाहती थी। उर्मिला और करण को अप्रत्यक्ष रूप से बताना चाहती थी कि मैं तुम दोनों को एक साथ डिनर करते देख रही हूँ। अजीब, प्रियंका को उम्मीद नहीं थी कि करण उसे इतने खुले दिल से बुलाएगा। क्या उसे इस बात की शर्मिंदगी नहीं थी? आखिरकार वो उसकी असली पत्नी तो नहीं थी, उसके बगल में बैठने से क्या उर्मिला के साथ उसकी बातचीत पर असर नहीं पड़ेगा? मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। मेरे वहां होने से तुम लोग शायद सहज ना रहो। प्रतिभा, जो सामने की सीट पर थी, ने चुपके से आंखें घुमाई और उसका चेहरा और भी रहस्यमयी हो गया। इस दौरान उसने धीरे धीरे करण और प्रियंका के रिश्ते को समझ लिया था, एक नामात्र का शादीशुदा जोड़ा जो होटल में अलग अलग सोते थे लेकिन एक दूसरे की फिक्र करते थे। ये कैसा रिश्ता था, प्रतिभा को भी नहीं पता था। क्या एक सामान्य पत्नी को ऐसी सिचुएशन देखकर गुस्सा नहीं आना चाहिए और जोर शोर से शामिल होकर अपनी मौजूदगी नहीं दिखानी चाहिए? प्रियंका ये क्या बोल रही थी? ठीक नहीं होगा, तुम लोग असहज हो जाओगे। करण हंसा, असहज होने की क्या बात है? आ जाओ प्रतिभा, तुम भी, जब इतना स्वादिष्ट खाना है तो सादा खाना क्यों खाना? प्रतिभा ने बिना हिचक मना कर दिया, मुझे बाद में कुछ काम है। जब तुम यहाँ हो तो मैं कार लेके जाती हूँ, तुम लोग बाद में साथ में वापस चले जाना। करण ने प्रतिभा को साइड से देखा, उसकी नज़र जिद्दी थी और उसमें थोड़ा मजा लेने वाला अंदाज था। मैं तुम्हारे युद्ध क्षेत्र में दखल नहीं दे रही, मैं रास्ते में नहीं आऊंगी। करण, जिसे पता था कि उसका प्लान पकड़ा गया, ने हार मानते हुए हंसकर कहा, ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। थोड़ा रुककर करण ने खुद से कार का दरवाजा खोला और फिर से बुलाया, आ जाओ, खाना अभी आया नहीं है, टाइम पर हो। करण को दरवाजा खोलते और अनमने ढंग से नहीं बल्कि दिल से बुलाते देख प्रियंका ने और मना नहीं किया और चुपचाप कार से उतर गई। करण और प्रियंका टेबल पर वापस आए और उर्मिला ने पहले ही वेटर से एक और सेट टेबलवेयर मंगवा लिया था और प्रियंका के लिए एक बियर की बोतल खोलकर उसके सामने रख दी थी। जनरल मैनेजर प्रियंका, तुम लेट हो, बैठो। प्रियंका स्वाभाविक रूप से बैठ गई और मुस्कुराई, मैं मिस गोयल को डिनर के लिए बुलाकर अपनी शुक्रिया अदा करना चाहती थी लेकिन मौका नहीं मिला। आज मुझे मिस गोयल के साथ कुछ और ग्लास जरूर पीने हैं। उर्मिला हल्के से हंसी, हम सब जवान लोग और दोस्त हैं, इतना औपचारिक क्यों होना? इस खाने की गली में एक दूसरे को मिस और जनरल मैनेजर बुलाने से लोग हंस पड़ेंगे। प्रियंका हल्के से हंसी, ठीक है, तो फिर औपचारिकता छोड़ते हैं। तुम मुझे मेरे नाम से या प्रियंका बुला सकती हो। उर्मिला मधुरता से मुस्कुराई, मुझे उर्मिला बुलाओ, मेरे दोस्त मुझे यही बुलाते हैं। ठीक है। प्रियंका ने अपनी बियर उठाए, अपने लिए एक ग्लास भरा और ग्लास उठाया, उर्मिला, ये तुम्हारे लिए। पिछली बार तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, वरना चीजें मुश्किल हो जाती। उर्मिला ने प्रियंका के साथ ग्लास टकराया, अरे उसका जिक्र मत करो। करण ने पहले ही जायसवाल फैमिली से मदद मांगी थी और मैं बस थोड़ा ज्यादा सावधान थी। ये छोटी सी बात थी, इसकी परवाह मत करो। ये हमारा पहला मौका है एक साथ पीने का, चीयर्स। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। और लोग करण को देख रहे थे। पहले ही उर्मिला, जो अमीर और आकर्षक थी और पूरी तरह ब्रांडेड कपड़ों में थी, के आने से लोग जलन महसूस कर रहे थे। अब एक और आए। प्रियंका शायद सिर से पैर तक डिजाइनर कपड़े नहीं पहने थी, लेकिन उसका अच्छे से सिला हुआ सूट और उसका बेहद खूबसूरत चेहरा, साथ में उसका कूल और बॉस जैसा अंदाज, उसे उर्मिला से कम आकर्षक नहीं बनाता था। सबने देखा कि प्रियंका एक साथ से उतरी थी और यहाँ तक कि ड्राइवर भी एक कम देखी जाने वाली खूबसूरत लड़की थी। क्या ये लड़का खूबसूरत लड़कियों के घोंसले में पैदा हुआ था? जलन हो रही थी। करण ने दोनों औरतों को पीते हुए देखा और थोड़ा हैरान हुआ। क्या वो पीने में कंपटीशन कर रही थीं? क्या ये ज्यादा नहीं हो रहा था? वो दोनों खूबसूरत औरतें थीं, क्या उन्हें थोड़ा ग्रेस मेंटेन नहीं करना चाहिए था? हालांकि करण ने ज्यादा सोच लिया था। खूबसूरत औरतें भी औरतें ही होती हैं और औरतें दूसरी कॉम्पिटिटिव औरतों के सामने कभी हार नहीं मानती, पीने में भी नहीं। करण को पहले ही उर्मिला की शराब पीने की क्षमता का अंदाजा था और वो जानता था कि जो अकेले बार में पी सकती है, उसकी सहनशक्ति खराब नहीं हो सकती। हालांकि उसे प्रियंका की थोड़ी चिंता थी क्योंकि वो रोजमर्रा की जिंदगी में शराब पीती नहीं दिखती थी। लेकिन प्रियंका ने आज फिर से करण को हैरान कर दिया, न सिर्फ उसने शराब पी बल्कि बहुत सारी पी और बहुत उदार थी। तुम दोनों को थोड़ा कम पीना चाहिए। अगर तुम नशे में हो गई तो मैं क्या करूंगा? उर्मिला मुस्कुराई और बोली, जब तुम जैसे पति हमारे साथ हो तो डरने की क्या बात है? तुम मुझे बस उठाकर ले जा सकते हो, सही? मैं थोड़ा बदतर स्थिति में हूँ, शायद मेरे फैमिली के बॉडीगार्ड्स मुझे उठाकर ले जाएंगे। करण ने हंसते हुए कहा, तुम गोयल फैमिली की मिस हो, हिमाचल प्रदेश के सबसे अमीर आदमी की बेटी, क्या तुम्हें डर नहीं कि कोई तुम्हें बेच देगा? उर्मिला हंसी, तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह ताकतवर है?
मेरे बॉडीगार्ड्स को हराना आसान नहीं है, और जो रुके नहीं उनके लिए मैं नशे में हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा रुककर उर्मिला की नज़र प्रियंका के चेहरे पर पड़ी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा था प्रियंका की शराब सहने की क्षमता कम है, लेकिन मैं गलत थी। कसम है, बाद मुझे इतना मज़ा आया पीने में। आज हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पूरी तरह नशे में ना हो जाएं। प्रियंका का चेहरा लाल हो गया था और उसकी रोज़ की ठंडी अभिव्यक्ति की जगह नर्म आकर्षण ने ले ली थी, जिसे देखकर करण भी खुद को रोक नहीं पाया। बर्फीली देवी इतनी आकर्षक कैसे हो सकती थी जब उसने अपना बर्फीला मुखौटा उतार दिया। ये ऐसा था जैसे एक लिली को शानदार लाल रंग से रंग दिया गया हो, जो उसे एक शानदार गुलाब में बदल देता था। दोनों औरतें दूसरी बार मिली थीं, लेकिन जब वो बातें कर रही थीं, वो इतनी करीब थीं कि कोई अजीबपन या असहजता नहीं दिख रही थी, खासकर जब वो मेकअप और स्किन केयर की बात कर रही थीं। करण एक पल के लिए बोलती बंद हो गया। हालांकि वो आमतौर पर प्रियंका को फेशियल मास्क लगाते और मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करते देखता था, लेकिन ये इतना जटिल नहीं लगता था। मैं ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करवाती हूँ और वो कहते हैं कि ये एक खास सीक्रेट फॉर्मूला है। पता नहीं सच है या नहीं, लेकिन इसका असर वाकई अच्छा है। अगली बार मैं तुम्हें साथ ले चलूंगी। प्रियंका ने पूरे दिल से सहमति जताई। ज़रूर, मैं हाल ही में ओवरटाइम कर रही हूँ और मुझे लगता है मेरी स्किन खराब हो गई है। वाकई मेंटेनेंस का समय है। उर्मिला ने करण की ओर देखा और हंसी। हमें औरतों को अपना ख्याल रखना पड़ता है। हम शायद 70-80 की उम्र में उतनी जवान और खूबसूरत ना रहें, लेकिन कम से कम 60 की उम्र में 40 की दिखनी चाहिए। मर्द हमेशा नई और रोमांचक चीज़ों की तलाश में रहते हैं, और अगर हम बूढ़ी और थकी हुई पीली चेहरों वाली औरतें बन गईं, तो वो छोटी लड़कियों के पीछे भागने लग सकते हैं। करण ने उर्मिला को घूरा। तुम मेरी बात कर रही हो, है ना? मुझे लगता है तुम कुछ इशारा कर रही हो। उर्मिला मुस्कुराई। हाँ, मैं तुम्हारी ही बात कर रही हूँ। करण ने आंखें घुमाईं और उसे इग्नोर कर दिया। अपना वाइन ग्लास उठाकर अकेले पीने लगा। प्रियंका हंसी। ये सच है, मर्द जैसे जैसे उम्र बढ़ाते हैं और आकर्षक हो जाते हैं, परिपक्व और चार्मिंग और अमीर, वो छोटी लड़कियां खुद को रोक नहीं पाती और बड़े मर्दों के पीछे पड़ जाती हैं। पिछली बार हम मिस्टर निरंजन से मिले, वो 50 से ऊपर होंगे, लेकिन उनके पास अभी भी खूबसूरत जवान एक्ट्रेसेस थीं। उर्मिला हंसी। बिल्कुल, हमें अपनी स्वतंत्रता और अनोखा आकर्षण बनाए रखना होगा और मर्दों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। दोनों औरतें बातें करती रहीं और पीती रहीं। करण को बातचीत से बाहर कर दिया। फिर उसने देखा कि उनकी अभिव्यक्तियां धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थीं। वो स्पष्ट रूप से नशे में थीं। करण ने प्रियंका को अविश्वास से देखा। तुम्हें तो उर्मिला के प्रति दुश्मनी और सावधानी रखनी चाहिए थी, है ना? फिर तुम उसके साथ इतनी खुशी से कैसे पी रही हो और पीने की होड़ में लगी हो? जैसे ही दोनों औरतों ने एक और राउंड खत्म किया और वाइन खोलने वाली थी, करण ने उर्मिला का हाथ पकड़ लिया। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर तुम और पी लोगी तो नशे में हो जाओगी और बुरा लगेगा। प्रियंका ने एक हाथ से टेबल पर खुद को संभाला। उर्मिला, वो हमें और पीने नहीं दे रहा। अगली बार फिर से पिएंगे। उर्मिला धुंधली नज़रों से बोली। ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए बुलाऊंगी। बैठो, मैं बिल चुकाने जाता हूँ। करण फ्रंट डेस्क पर बिल चुकाने गया और बाथरूम चला गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि उर्मिला प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रही थी। जब वो एक दूसरे के पास से गुजरे, उर्मिला ने करण को दरवाजे से धक्का दिया, करीब आई और उसे चूमा। करण की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम आग से खेल रही हो। उर्मिला ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। मुझे थैंक्स बोलो, मैंने तुम्हारी मदद की उसे नशे में कराने में। आज रात तुम्हें मौका अच्छे से लेना चाहिए। करण कुछ और पूछ पाता, उससे पहले उर्मिला बाथरूम में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। प्रियंका, जो बाहर नशे में थी, की चिंता में करण ने अपना मुंह पोंछा और बाहर चला गया। प्रियंका वाकई थोड़ी नशे में थी, हालांकि पूरी तरह बेहोश नहीं थी। वो स्पष्ट रूप से नशे में थी और थोड़ी चक्कर खा रही थी। एक हाथ से अपनी ठुड्डी को सहारा दे रही थी और ऐसी मुस्कान के साथ खुद को देख रही थी जो उसकी रोज़ की शख्सियत से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। करण प्रियंका के बगल में बैठ गया। कैसा लग रहा है? चक्कर आ रहा है, प्रियंका ने अचानक जवाब दिया। उर्मिला की शराब सहने की क्षमता वाकई अच्छी है। मैं तो उसे नशे में करना चाहती थी, लेकिन मैं उसे हरा नहीं पाए। करण ने आंखें चौड़ी की। तुम इतना पी रही थी सिर्फ उसे नशे में करने के लिए? प्रियंका ने करण को देखा। वो भी मुझे नशे में करना चाहती थी। करण एक पल के लिए बोल नहीं पाया और बेबसी से जवाब दिया, तुम दोनों इतनी खुशी से बातें कर रही थी, फिर भी सिर्फ एक दूसरे को नशे में करने के लिए। प्रियंका ने सिर हिलाया। खुशी से बात करना और एक दूसरे को नशे में करना, इनमें कोई टकराव नहीं है। जब तुम अपने दोस्तों के साथ पीते हो, तुम भी उन्हें नशे में करना चाहते हो, लेकिन खुश तो रहते हो ना? करण ने प्रियंका को घूरा, अपने शब्दों को व्यवस्थित करते हुए। क्या तुम और वो एक दूसरे के खिलाफ तलवारें नहीं ताननी चाहिए थीं? फिर तुम इतनी बेपरवाह कैसे दिख रही हो और इतनी खुशी से बातें कैसे कर रही हो?
प्रियंका ने करण को देखा, अपने होंठ काटे और अचानक चुप हो गई। करण ने बस यूं ही पूछा था और जब उसने जवाब नहीं दिया तो उसने और नहीं पूछा। जैसे ही उर्मिला बाहर आए, करण खड़ा हुआ। चलो। प्रियंका खड़ी हुई लेकिन थोड़ा डगमगाई, लगभग गिरते गिरते। करण ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा, उसे गिरने से बचाया। प्रियंका ने अनजाने में अपना हाथ वापस खींच लिया और ये सीन उर्मिला ने देख लिया, जो अभी अभी बाहर आई थी। उर्मिला की थोड़ी मजाकिया मुस्कान और गहरी हो गई। करण ने उर्मिला की अजीब नज़र को नोटिस किया और अचानक समझ गया कि क्या हुआ था। उर्मिला ने जो पहले करण को बताया था वो था कि प्रियंका की नशे की हालत का फ़ायदा उठाकर आज रात कुछ करना चाहिए। क्या उसने देख लिया था कि करण और प्रियंका असल में शादीशुदा नहीं थे? करण को ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। आखिरकार उर्मिला ने होटल में उसके रहने की जांच की थी और स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वो और प्रियंका अलग अलग कमरों में थे। उनके बीच कुछ छोटी मोटी बातचीत को जोड़कर ये समझना हैरानी की बात नहीं थी। करण उर्मिला के विचारों को समझ नहीं पाया। अगर उसे वो पसंद थी तो क्या उसे करण और प्रियंका को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? अब ऐसा क्यों लग रहा था कि वो उन्हें एक साथ लाने की कोशिश कर रही थी? कंफ्यूजिंग। उर्मिला का बॉडीगार्ड कार लेकर आ चुका था और उसने दरवाजा खोल दिया। उर्मिला वहां गई और प्रियंका को गले लगाया। प्रियंका, मैं जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। प्रियंका एक पल के लिए रुकी, फिर उर्मिला को जोर से गले लगाया। ठीक है, घर जाते वक्त सावधान रहना। उर्मिला ने सिर हिलाया, मुस्कुराई और करण को साइड से देखा। मैं अब तुम्हारा टाइम साथ में डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तुम लोग ज़्यादा दूर नहीं रहते तो धीरे धीरे टहलते हुए वापस जाना और रास्ते में थोड़ा प्रेस करना परफेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं। उर्मिला आराम से कार में बैठ गई और चली गई। करण ने अपनी नज़र हटाई। कार बुलाऊं? प्रियंका ने आंखें झपकाईं। ज़्यादा दूर नहीं है, क्यों ना हम पैदल चलें? करण ने हंसते हुए कहा। सचमुच पैदल? प्रियंका ने सिर हिलाया। हाँ पैदल, ठीक है। बिल्कुल, तुम मेरे हाथ पर झुक सकती हो। मुझे डर है कहीं तुम गिर ना जाओ। ठीक है। प्रियंका ने अपना हाथ बढ़ाकर करण का हाथ पकड़ा, हल्के से उस पर झुकी और सड़क के किनारे होटल की ओर चलने लगी। प्रियंका चुप रही, करण के साथ शांति से चलती रही। कुछ दूरी चलने के बाद प्रियंका ने अपने मंदिर सिर के किनारे को हाथ से रगड़ा। मैंने कई सालों में इतना नहीं पिया। करण ने हंसते हुए कहा। मैं हमेशा सोचता था कि तुम्हारी शराब सहने की क्षमता कम है। प्रियंका ने सिर हिलाया। मेरी शराब सहने की क्षमता वाकई अच्छी है। बस मैं आमतौर पर खुद को कंट्रोल करती हूँ कि ज़्यादा ना पीऊँ और मुझे ज़्यादा नशे में होने का डर भी रहता है। करण ने पूछा। आज तुमने इतना क्यों पिया? ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पहली मुलाकात में ही पुराने दोस्तों जैसा लगने लगा है ना? प्रियंका ने जवाब दिया। पिछली बार उसने मेरी बहुत मदद की थी। इसके अलावा मैं कमज़ोरी नहीं दिखा सकती थी। मैं तो उसे नशे में करके पूछना चाहती थी कि क्या वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन लगता है मैं ही ज़्यादा नशे में हो गई। करण हैरान रह गया। उसे नशे में करके पूछना कि क्या वो उसे पसंद करती है। प्रियंका ने करण को देखा और हल्के से हंसते हुए उस पर झुकी। वो चेहरा मत बनाओ। मैं बस पूछ रही हूँ, मैं तुम में दखल नहीं दूंगी। मैं बस नहीं चाहती कि तुम बिना सोचे समझे किसी रिश्ते में कूद जाओ। औरतें बहुत अच्छे से धोखा दे सकती हैं, खासकर खूबसूरत औरतें। बिना सोचे समझे कूद जाना, इसका क्या मतलब है? मुझे साफ रखने में मदद करना। करण के चेहरे पर अजीब सा भाव था। ये औरत दिन भर क्या सोचती रहती थी? आखिरकार तुम मेरी पत्नी हो। प्रियंका ने बुदबुदाया। लेकिन जल्दी ही नहीं रहूंगी। तुमने मेरी इतनी मदद की है, मेरी जान बचाई, मेरी कंपनी बचाई। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। प्रियंका की आवाज़ धीमी होती गई और अचानक वो बोल नहीं पाए। उसकी आंखें अनजाने में लाल हो गईं। उसने जल्दी से सिर झुका लिया ताकि करण की नज़रों से बचा जा सके। करण का दिल गहरे तक छू गया। वो रुका, मुड़ा और प्रियंका को अपनी बाहों में ले लिया। तुम इतनी प्यारी तरह से बेवकूफ़ हो। वो पहले से ही काफ़ी पी चुकी थी और दिल की परेशानियों और रात की ठंडी हवा के साथ शराब ने उस पर कब्जा कर लिया और वो अब और नहीं संभाल पाए। प्रियंका करण की छाती पर झुकी, अपने होंठ काटते हुए। चुपके से आंसू बह रहे थे। ये आंसू सिर्फ करण के लिए नहीं थे, बल्कि उसके खोए हुए माता पिता, उसकी मुश्किल जिंदगी और उसकी टेढ़ी मेढ़ी किस्मत के लिए भी थे। गर्म आंसू करण की छाती पर बह रहे थे, उसकी टी शर्ट को भिगो रहे थे और उसे प्रियंका के आंसुओं की गर्मी महसूस हो रही थी। करण ने सिर झुकाया और उसे करुणा के साथ देखा। उसके बचपन में कभी माता पिता नहीं थे और प्रियंका ने भी कम उम्र में अपने माता पिता खो दिए थे। उसे भी अपने परिवार से निशाना बनाया गया और कई साजिशों का सामना करना पड़ा। उसकी स्थिति उससे बेहतर नहीं थी। करण उसे समझता था। शायद मजबूत प्रियंका ने लंबे समय से रोया नहीं था। आखिरकार उसके पास सिर्फ एक बूढ़ा दादाजी थे और उसे भी उनका सहारा बनना था। वो कमज़ोर होने का जोखिम कैसे उठा सकती थी? करण ने धीरे से प्रियंका की पीठ थपथपाई, जैसे वो एक उदास बच्चे को सांत्वना दे रहा हो। रो लो, अगर रोना चाहती हो तो जोर से रो लो, उसने कहा।
करण की सांत्वना के साथ शराब से उत्तेजित प्रियंका की भावनाएं पूरी तरह टूट गईं और चुपके से रोने से लेकर सिसकने लगी। वो करण को कसकर पकड़े रही, जैसे कि छोड़ने से वो भाग जाएगा। प्रियंका आखिरकार एक मजबूत इरादों वाली औरत थी। थोड़ा रोने के बाद उसकी भावनाएं थोड़ी बाहर निकलीं और भले ही वो अभी भी नशे में थी, उसने रोना बंद कर दिया। उसे बस करण का सामना करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और वो उसकी छाती में अपना सिर छुपाए रही। करण ने प्रियंका के कान में फुसफुसाया, परसों मिड ऑटम नाइट पर मल्होत्रा फैमिली को खत्म करने का दिन होगा। तुम जिससे चाहो उससे बदला ले सकती हो। प्रियंका ने अचानक करण की छाती से सिर उठाया और उसे हैरानी से देखा। उसकी आंखें उत्साह और उत्तेजना से भरी थीं। सचमुच? करण ने सिर हिलाया और धीरे से जवाब दिया, मैंने मल्होत्रा फैमिली के विदेशी मास्टर द्रव्या को पहले ही मार दिया है। जायसवाल फैमिली, चटर्जी फैमिली और पांडे फैमिली मेरे साथ मिड ऑटम नाइट पर एकजुट होंगे ताकि मल्होत्रा फैमिली को पूरी तरह खत्म कर दें और फिर उसे टुकड़े टुकड़े कर दें। मिड ऑटम के बाद कल्टीवेशन की दुनिया में मल्होत्रा फैमिली का नाम नहीं होगा। द्रव्या? प्रियंका ने हैरानी से चिल्लाया, तुमने उसे मार दिया? अगर उसने ओशन और इमाम को अपंग नहीं किया होता तो मेरे पिता शायद नीतीश से नहीं हारते और बाद में कोई हादसा नहीं होता। करण ने हैरानी से पूछा, ओशन और इमाम तुम्हारे पिता का समर्थन कर रहे थे? प्रियंका ने सिर हिलाया, हाँ, उनके पीछे उनके अपने कबीले के लोग थे। हालांकि वो सब एक ही परिवार से थे, लेकिन वास्तव में कई शाखाएं थीं। ओशन और इमाम के अपंग होने के बाद मेरे पिता के समर्थक बहुत कमज़ोर हो गए और आखिरकार वो नीतीश को हरा नहीं पाए। हालांकि मेरे माता पिता को जो परेशानी हुई वो एक हादसा लगता था, मुझे नहीं लगता कि ये संयोग था। करण ने सहमति जताई, सच जो भी हो, तुम उस समय नीतीश से सीधे पूछ सकती हो। प्रियंका ने सिर हिलाया, क्या तुम उससे अपनी पृष्ठभूमि के बारे में भी पूछोगे? करण ने सिर हिलाया, 27 साल पहले नीतीश अभी जवान था और मल्होत्रा फैमिली का नेतृत्व नहीं कर रहा था, तो उसकी बारी नहीं थी। मैं दुष्यंत से पूछना चाहता हूँ, मल्होत्रा फैमिली का पूर्वज वही था जो उस समय मेरे पिता का पीछा कर रहा था और उन्हें मार रहा था। उसने स्वीकार किया कि उसने मेरे पिता को गंभीर रूप से घायल किया था, लेकिन मारने की बात नहीं मानी। मुझे सच जानना है। थोड़ा रुककर करण ने पूछा, क्या मल्होत्रा फैमिली में कोई ऐसा है जिसने तुम्हारे साथ खास अच्छा व्यवहार किया हो, जिसे तुम बचाना चाहती हो? मैं उस समय उन्हें बख्श सकता हूँ। प्रियंका ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी, नहीं, तुम जैसा चाहो करो। आखिरकार कुछ सीमित लोगों को छोड़कर बाकियों के लिए तुम सिर्फ उनकी कल्टीवेशन को खत्म करोगे, उन्हें सामान्य जिंदगी में वापस भेज दोगे, मारोगे नहीं ना? करण ने सिर हिलाया, हाँ। प्रियंका ने सिर हिलाया, तो कोई समस्या नहीं है। सामान्य जिंदगी में वापस जाना बुरी बात नहीं है। देखकर कि प्रियंका की भावनाएं अब शांत हो गई थीं, करण ने उसे छोड़ दिया, चलो वापस सोने चलते हैं। प्रियंका ने अपने होंठ काटे, 2 कदम चली और रुक गई, मुझे चक्कर आ रहा है। करण ने सामने ज्यादा दूर नहीं होटल को देखा और नीचे बैठ गया, मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूँ। प्रियंका ने अपने होंठ काटे और चुपचाप करण की पीठ पर लेट गई। करण ने प्रियंका की लंबी टांगों को पकड़ा और खड़ा हुआ, आगे बढ़ते हुए, अगर चक्कर आ रहा है तो बस लेट जाओ और सो जाओ। ठीक है। प्रियंका करण की पीठ पर लेटी थी, उसकी टांगों पर करण के हाथों की गर्मी महसूस कर रही थी और उसे शर्मिंदगी के साथ साथ हल्की खुशी भी हो रही थी। करण की पीठ बहुत मजबूत थी और सुरक्षा का एहसास देती थी। प्रियंका का चक्कर खाता सिर जल्दी ही करण के कंधे पर टिक गया और वो गहरी नींद में सो गई। करण ने प्रियंका को होटल तक उठाकर ले गया, उसकी ओर देखा जो उसके कंधे पर सो रही थी और हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे आश्चर्य हुआ कि प्रियंका अगले दिन जागने पर कैसा महसूस करेगी। करण ने प्रियंका को होटल के प्रवेश द्वार तक ले गया, लेकिन अचानक उसे एक समस्या का एहसास हुआ। प्रियंका के पास सिर्फ एक सेल फोन था, बैग भी नहीं और स्वाभाविक रूप से रूम कार्ड भी नहीं था। करण ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर मुड़ा और प्रियंका को अपने कमरे में ले गया। हालांकि वो वेटर से कमरा खुलवाने के लिए कह सकता था, लेकिन वो परेशानी भरा होता और इसके अलावा चूंकि प्रियंका नशे में थी, अगर रात में कुछ हुआ तो बेहतर था कि वो उसका ख्याल रखे। एक बिस्तर के लिए ऐसा तो नहीं था कि वो पहले कभी एक साथ नहीं सोए थे। करण ने प्रियंका को बिस्तर पर रखा और उसने बस हल्के से हुम किया, एक पल के लिए जागी। करण को अपने सामने देखकर उसने फिर से आंखें बंद कर लीं, सुकून में। करण ने प्रियंका के जूते उतारे और उसे अपने काम के सूट में देखकर हिचकिचाया। फिर उसने उसे सहारा देकर उसका बाहरी कपड़ा उतारा। ड्रेस उतारना सुविधाजनक नहीं था, तो करण ने एयर कंडीशनर चालू किया और फिर उसे रजाई से ढक दिया। उसने अपने पजामे उठाए और बाथरूम में चला गया। करण के जाने के बाद प्रियंका ने अपनी आंखें खोलीं, उसका चेहरा जटिल था। जैसे ही करण ने उसे नीचे रखा, वो जाग गई थी और उसके बाद बेहोश नहीं हुई थी। उसे पता था कि करण ने उसके कपड़े उतारे थे, लेकिन उसने उसे रोका नहीं, बल्कि उसने नशे में होने और सोने का नाटक किया, वरना क्या वो बहुत अजीब नहीं हो जाता।
करण ने भी आज काफी पिया था, क्या वो उसके साथ कुछ करेगा? प्रियंका ने अपने होंठ काटे, उसके दिल में हल्की सी उम्मीद थी। इंसान पौधों की तरह भावनाहीन नहीं होते, चाहे वो कितनी भी मजबूत और काबिल क्यों ना हो। प्रियंका एक औरत थी जो एक ऐसे मर्द की चाहत रखती थी जो उसे प्यार करे, जिस पर वो भरोसा कर सके और जिसके साथ वो उसकी बाहों में सो सके। वो एक ऐसे मर्द के साथ रहना चाहती थी जिसे वो पसंद करती थी और उसके साथ अंतरंग चीजें करना चाहती थी। करण वो मर्द था जो उसकी सारी फंतासियों को पूरा कर सकता था। मजबूत, नर्म, हैंडसम। अब उसे करण के साथ 3 महीने की डेडलाइन तय करने का हल्का पछतावा हो रहा था। इस बिंदु पर वो इसे वापस नहीं ले सकती थी, बहुत देर हो चुकी थी। इसके अलावा उसे एहसास था कि करण का दिल पूरी तरह यहाँ नहीं था, ये शायद उसकी जिंदगी की यात्रा में एक छोटा सा पड़ाव था। इसके अलावा क्या करण ने पहले नहीं बताया था कि उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी? क्या वो प्यार में हो सकते थे? और फिर उर्मिला थी, वो करण को पसंद करती थी ना? जिस तरह से वो उसे देखती थी, पूरी तरह बिना किसी रोक टोक के, भले ही कोई प्यार भरे शब्द या हरकतें ना हो, लेकिन वो एक स्वाभाविकता थी जो सामान्य दोस्तों में नहीं हो सकती थी। क्या वो पहले ही वो सब कर चुके थे जो उन्हें करना था? प्रियंका को कोई शिकायत नहीं थी। उसने अपना रास्ता चुना था, उसने अपने शब्द बोले थे, वो करण को दोष नहीं दे सकती थी। वो पहले ही उसके लिए अच्छा और दयालु रहा था। वो क्या कर सकती थी? वो क्या उम्मीद कर रही थी? शराब ने प्रियंका के शरीर को कमज़ोर कर दिया था, लेकिन उसका दिमाग आश्चर्यजनक रूप से साफ था। जब पानी की आवाज़ रुकी, करण अपने बाल पोंछते हुए बाहर आया। प्रियंका ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं, कुछ भी नहीं सोचते हुए चुपके से किसी चीज़ का इंतजार कर रही थी जो शायद होगी या नहीं। वो मना नहीं करेगी। करण बिस्तर के सिरहाने पर बैठ गया, थोड़ी देर अपने फ़ोन को देखता रहा। जब उसके बाल सूख गए, उसने वॉल लैंप बंद किया और लेट गया। तब करण को एक समस्या का एहसास हुआ, वहाँ सिर्फ एक रजाई थी। घर पर, हालांकि वो एक ही बिस्तर पर सोते थे, लेकिन 2 रजाइयां थीं। अब ये थोड़ा अजीब था। करण ने बिना हिली डुली प्रियंका की ओर देखा, थोड़ा हिचकिचाया और फिर इस बारे में चिंता ना करने का फैसला किया। आखिरकार वो नशे में थी और उसने उसके साथ कुछ नहीं किया था। एक रजाई में सोने से कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी। करण बिस्तर पर चढ़ा, थोड़ा बीच की ओर खिसका और अपनी आंखें बंद कर लीं। प्रियंका उसके ठीक बगल में थी, लेकिन इस पल में करण ने ज्यादा नहीं सोचा। पहले तो उसने भी काफी पिया था और उसे नींद आ रही थी, और दूसरा, प्रियंका नशे में थी। अगर उसके मन में और विचार होते तो वो बहुत ज्यादा हो जाता। उसके बगल में शांति सुनकर प्रियंका को हल्की निराशा महसूस हुई। वो बहुत जेंटलमैन था, लेकिन फिर वो हमेशा से जेंटलमैन रहा था, तो इसमें हैरानी की बात नहीं थी। शायद वो जाने की तैयारी कर चुका था और इसलिए उसने उसके साथ इतना सम्मान रखा था। इस विचार पर प्रियंका का दिल अनजाने में उदास हो गया। अचानक भावनाओं का उछाल आया और नशे में धुत प्रियंका ने अपना शरीर घुमाया, करण को गले लगाया, एक टांग उस पर डाल दी, जो एक जोड़े के लिए सबसे आरामदायक अंतरंग स्थिति थी। करण चौंक गया, प्रियंका को उसकी अभी भी बंद आंखों के साथ देखा, फिर उसकी छाती पर रखे हाथ को देखा, एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उसे वैसे ही रहने देने का फैसला किया। ये पहली बार था जब प्रियंका करण के इतने करीब थी। उसका चेहरा थोड़ा गर्म था, लेकिन उसे बहुत आराम महसूस हो रहा था, जैसे एक यात्रा से लौटता जहाज शांत बंदरगाह में प्रवेश कर रहा हो। सुकून देने वाला। करण को हिलते डुलते ना देखकर प्रियंका और अंतरंग हरकतें नहीं कर पाई, ये पहले ही उसकी हिम्मत की सीमा थी। जैसे ही उसके विचार शांत हुए, शराब का बाद का असर तेजी से आया और प्रियंका जल्दी ही सो गई। जब वो फिर से जागी तो आसमान पहले ही उजाला हो चुका था। करण जाग चुका था लेकिन हिला नहीं, छत को घूर रहा था जैसे वो जिंदगी के बारे में सोच रहा हो। वो नहीं जानती थी कि वो कब से सोच रहा था, लेकिन ऐसा लगता था कि वो उसे जगाने से डर रहा था, इसलिए हिला नहीं था। प्रियंका ने खुद को देखा और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो करण से कोआ की तरह चिपकी थी, पूरी तरह अंतरंग। और भी बुरा ये था कि उसके कपड़े गायब थे, उसे उघाड़ा छोड़कर। उसने एक पल सोचा और धुंधली यादें उसके दिमाग में चमकीं। वो खुद को असहज महसूस कर रही थी। उसने अपने कपड़े उतारे और फेंक दिए थे। प्रियंका शर्मिंदगी में अपना सिर उठाया। ठीक उसी वक्त करण ने अपना सिर नीचे किया और उनकी आंखें तुरंत मिल गईं। गुड मॉर्निंग। करण ने कोई सफाई नहीं दी, बल्कि उसने स्वाभाविक रूप से मुस्कुराया और नर्म स्वर में अभिवादन किया, जैसे एक पति पत्नी के बीच सुबह जागने पर अनजाने में होने वाली अंतरंगता। प्रियंका का घबराया हुआ दिल अचानक शांत हो गया और उसने करण को हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। कल रात मेरी देखभाल करने के लिए शुक्रिया। प्रियंका ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मैंने अपनी शराब की सहनशक्ति को थोड़ा ज़्यादा समझ लिया था। करण ने हंसते हुए कहा, शराब पीने वाला कौन है जो जिंदगी में कुछ बार नशे में नहीं चूर होता। कभी कभी खुशी में थोड़ा नशा करना अच्छा होता है, कुछ बातें दिल में दबाकर रखना मुश्किल होता है। प्रियंका ने अपनी करवट बदली, नीचे झुककर अपनी बिखरी हुई कपड़े उठाए और करण को अपनी एकदम स्मूथ पीठ दिखाए।
मुझसे शराब की बदबू आ रही है, मैं नहाने जा रही हूँ। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी रूम कार्ड तुम्हारे पास नहीं थी, वरना मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं लाता। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो यहीं नहा लो, अलमारी में बाथरोब है। प्रियंका ने सहमति में सिर हिलाया, बिना किसी नखरे के। ठीक है, मेरा कार्ड मेरे बैग में है, मैंने कार से उतरते वक्त से लेना भूल गई थी। मैं पहले प्रतिभा को टेक्स्ट कर देती हूँ। प्रियंका बाथरूम में चली गई और जल्द ही पानी की आवाज़ आने लगी। करण ने अपनी बाँह हिलाई, जो रात भर प्रियंका के लिए तकिया बनी रही थी, और उसे थोड़ा सुन्न और खट्टा सा महसूस हुआ, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं था। प्रियंका का सुबह का रिएक्शन काफ़ी शांत था। न कोई घबराहट भरी चीख थी, न ही कोई शर्मिंदगी। यहाँ तक कि जब वो अभी थोड़ी देर पहले एक्सपोज हुई थी, तब भी उसने जानबूझकर कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि कपड़े भी बड़े नेचुरली उठाए। उनकी ये बातचीत किसी पुराने शादीशुदा जोड़े जैसी थी। करण पहले कभी प्रियंका के साथ इतना इंटीमेट नहीं हुआ था। एक बार गलती से हल्का सा हग और गाल पर एक पैक हुआ था, लेकिन अब उनकी रिलेशनशिप में एक बड़ा कदम आगे बढ़ चुका था। करण सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए था, नंगे बदन। प्रियंका के पास पहले एक कपड़ा था, लेकिन उसने नींद में उसे फाड़कर फेंक दिया था, और फिर पूरी रात करण से चिपक कर सोई थी। उनकी स्किन एक दूसरे से सटी रही। ये इंटीमेसी का पीक था। करण ने अपनी टांग हिलाई और मन ही मन कड़वी हंसी हंसा। अच्छा हुआ कि वो इतना नशे में था कि सो गया, वरना ये रात वाकई मुश्किल हो जाती। सुबह जब करण उठा तो उसे कितनी तकलीफ हुई थी। वो हिल भी नहीं सकता था ताकि प्रियंका न जाग जाए। वो तो फटने को तैयार था। प्रियंका क्या सोच रही थी, उसके और प्रियंका के बीच आखिर चल क्या रहा था, ये सब बाद में सोच लेंगे। अभी इस बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं, बस इसे नेचुरली होने दो। प्रियंका ने नहा लिया और बाथरोब पहनकर बाहर आए। फिर उसने अपना फ़ोन देखा। प्रतिभा मेरे कमरे में है, मैं पहले उधर जाती हूँ और ये बाथरोब बाद में लौटा दूंगी। ठीक है। प्रियंका ने बाथरोब पहना, अपने कपड़े हाथ में लिए और अगले कमरे में चली गई। करण ने कपड़ों के ढेर में लेस की किनारी की एक झलक देखी और उसका मूड फिर से हल्का सा डगमगा गया। नहा लो, शांत हो जाओ, शांत। लगभग आधे घंटे बाद प्रियंका बाथरोब लेकर वापस आए। उसने ड्रेस पहन रखी थी, मेकअप किया था, बाल बांधे थे और वो तरोताज़ा और प्रोफेशनल लग रही थी। वो अपनी वही कूल और समझदार फीमेल सीईओ वाली पर्सनैलिटी में लौट आई थी। बाथरोब रखते हुए प्रियंका ने मुस्कुराकर कहा, मैं काम के लिए तैयार हूँ, तुम साथ चलोगे? करण ने हंसते हुए कहा, तुम जाओ। प्रियंका ने सिर हिलाया, ठीक है। प्रियंका ग्रेसफुली चली गई। प्रतिभा दरवाजे पर खड़ी थी और उसने करण की तरफ एक मतलब भरी नज़र से मुस्कुराकर देखा। ये औरत, कभी कभी तो लगता है जैसे वो कोई नाटक देख रही हो। करण ने आराम से तैयार होकर काम पर जाने की तैयारी की और दिन भर सिक्योरिटी बूथ पर चिल किया। जैसे ही उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली थी, वो लॉगबुक में लिख रहा था, तभी उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने नज़र उठाई तो उर्मिला का प्यारा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। तुम फिर यहाँ क्या कर रही हो मिस? मॉल में शॉपिंग करने या हाई एंड ड्रिंकिंग पार्टीज में जाने की बजाय एक सिक्योरिटी गार्ड को काम करते देखने आती हो, थकती नहीं हो? उर्मिला ने हंसते हुए कहा, अगर सिक्योरिटी गार्ड इतना हैंडसम हो तो मैं थकती नहीं। करण ने आलस भरे अंदाज में पूछा, आज क्या बात है? उर्मिला ने मुस्कुराकर कहा, कल का टास्क पूरा नहीं हुआ तो आज उसे पूरा करना है। क्या कल रात के डिनर से संतुष्ट हो गए और अब सोचना नहीं चाहते? करण निरुत्तर हो गया। क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आया, तुम क्या कह रही हो? नाटक कर रहे हो? उर्मिला ने हल्का सा तंज कसा, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुमने अभी तक बात नहीं बनाई। वो जोश कहाँ गया जो तुमने मुझ पर दिखाया था? थोड़ा मैन बनो, एक बार काफ़ी नहीं है। ऐसी कोई औरत नहीं जो तुम जीत न सको। लियाम ने अजीब सी नज़रों से देखा, उसका चेहरा जटिल था और आंखों में कुछ बदलाव आया। करण असहाय महसूस कर रहा था। ये औरत तो बहुत वाइल्ड थी, जो मन में आया बोल देती थी, बिना कुछ परवाह किए। क्या तुम चुप नहीं रह सकती? उर्मिला ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ और तुम्हारे ऑफ वर्क होने का इंतज़ार करती हूँ। ठीक है, कृपया जाओ और कहीं और इंतज़ार करो, यहाँ आंखों में चुभ रही हो। उर्मिला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, समझ गई, चिंता मत करो, आज मैं उसे नहीं दिखने दूंगी, वरना वो सचमुच कुछ ज़्यादा ही सोच लेगी। आखिरकार वक्त खत्म हुआ। करण ने कपड़े बदले और उर्मिला की कार में बैठ गया। चलो कहीं खाना खाने चलते हैं, और हाँ, कोई सुनसान जगह पर नहीं जाना। ठीक है। कार कुछ किलोमीटर चली और एक बड़े रेस्तरां में रुकी। दोनों ने एक प्राइवेट रूम लिया। प्राइवेट रूम में बैठने के बाद उर्मिला ने हंसते हुए कहा, तुम ऐसे ही करते रहोगे, शहर के बीच में छुपते रहोगे, यहाँ तक कि सुनसान जगहों पर जाने की हिम्मत भी नहीं करोगे। जब मल्होत्रा परिवार खत्म हो जाएगा तो मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करण ने कोई जानकारी नहीं दी, फिलहाल सेफ्टी पहले। मैं नहीं चाहता कि बिना वजह के दुनिया से गायब हो जाऊं। उर्मिला ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मेरे भाई को नहीं मनाओगे? शायद गोयल परिवार तुम्हारी मदद कर सकता है।
जबरदस्ती का खरबूजा मीठा नहीं होता। करण ने मजाक में कहा, तुम्हारे भाई को मनाने की बजाय मैं तुम्हें ही किडनैप कर लूं और तुम्हारे परिवार को मजबूर करूं कि वो मेरी मदद करें, वरना मैं टिकट फाड़ दूंगा। मुझे लगता है ये तरीका ज़्यादा असरदार होगा। उर्मिला जोर से हंसी, ये तरीका बुरा नहीं है, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि शायद तुम्हें गोयल परिवार की ज़रूरत ही नहीं है। सच है? करण थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन हंसते हुए बोला, गोयल परिवार चंडीगढ़ के 4 बड़े परिवारों में से एक है। अगर गोयल परिवार मदद करने को तैयार हो तो मल्होत्रा परिवार से निपटना आसान हो जाएगा। हमें उनकी मदद की ज़रूरत क्यों नहीं होगी? लेकिन मेरे पास गोयल परिवार को अपने साथ लाने के लिए कोई चिप नहीं है, तो मुझे ये ख्याल छोड़ना पड़ा। उर्मिला ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे शादी कर सकते हो, क्या मैं एक चिप नहीं हूँ? करण ने सिर हिलाया, नहीं शुक्रिया। उर्मिला ने नाराज़गी का नाटक किया, क्या मिस गोयल मिस्टर करण के लायक नहीं है? करण ने उसकी बात को हल्के में लिया और हंसते हुए कहा, पहली बात, अगर मैं सचमुच तुमसे शादी करना चाहूँ तो शायद तुम्हें ही न चाहे। दूसरी बात, जब मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ तब तुम हर दिन मेरे साथ रहती हो। अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ तो क्या तुम और ज़्यादा तंग नहीं करोगी? अकेले आज़ाद रहना बेहतर नहीं है? उर्मिला ने साथ दिया, फिर तुमने प्रियंका से शादी क्यों की और मैरिज सर्टिफिकेट क्यों लिया? मामला ये है कि तुम दोनों असल में पति पत्नी जैसे नहीं लगते, शायद तुम एक बिस्तर पर सोए भी नहीं हो, है ना? करण ने उर्मिला को तिरछी नज़र से देखा और वो हंसी, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। और मुझे लगता है कि उसे भी हमारी रिलेशनशिप का अंदाज़ा हो गया होगा। औरतें ऐसी चीज़ों को लेकर बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनकी आंखों की नज़र सब कुछ बयान कर देती है, कुछ छुपता नहीं। करण ने हंसते हुए कहा, क्या तुमने कल जानबूझकर ऐसा किया, उसका टेस्ट लेने के लिए? शायद थोड़ा सा इरादा रहा हो। मुझे लगता है कि उसे भी सब समझ आ गया होगा। स्मार्ट औरतों को वाकई किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। उर्मिला ने उत्सुकता से पूछा, तुम दोनों के बीच आखिर हुआ क्या है? मुझे बता सकते हो? करण ने उर्मिला को चुपचाप घूरा और उसने अपनी उंगली उठाई, मैं कसम खाती हूँ, मैं किसी और को नहीं बताऊंगी। करण ने थोड़ा सोचा और निष्कर्ष निकाला कि अगर उर्मिला ने सब कुछ देख लिया है तो अब छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ शर्मनाक तो है नहीं। हमारी शादी अरेंज है। मेरे मास्टर और उसके दादाजी ने ये सीधे तय कर दिया था। मुझे पहले वो नहीं पता था, तो जाहिर है कि उसके लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं थी। चूंकि बुजुर्गों ने जिद की कि हमें तुरंत मैरिज सर्टिफिकेट लेना है, तो हमने आपस में एक प्राइवेट एग्रीमेंट किया, कुछ बेसिक रूल्स सेट किए, एक नकली शादी। उर्मिला को अचानक सब समझ आ गया, तो ऐसा है? लेकिन वो तुम्हारे साथ काफ़ी क्लोज लगती है। करण ने हंसते हुए कहा, जब लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं तो रिलेशनशिप अपने आप बेहतर हो जाती है ना? वैसे भी, क्या मैं और वो एक ही नाव में सवार कॉमरेड्स नहीं हैं? उर्मिला ने उत्सुकता से पूछा, अब तुम दोनों का रिश्ता कैसा है? मेरा मतलब है, बिना मैरिज सर्टिफिकेट के आधार के। करण ने थोड़ा सोचा और हंसते हुए बोला, सचमुच बता नहीं सकता। साथी, कॉमरेड्स। अगर मर्द औरत के रिश्ते की बात करें तो दोस्तों से ज़्यादा, लेकिन लवर्स जितना भी नहीं, बस थोड़ा सा फीलिंग कम है। दरवाजे पर एक किक की कमी। उर्मिला ने आह भरी, मैंने तुम्हें कल रात इतना अच्छा मौका दिया, लेकिन तुमने उसे गंवा दिया। कितना वेस्ट? करण ने उर्मिला को उत्सुकता से देखा, मुझे सचमुच जानना है। हमारे रिश्ते के बावजूद तुमने ऐसा क्यों किया? उर्मिला ने हंसते हुए कहा, तुम एक आज़ाद ख्यालों वाले इंसान हो और मैं तुम्हारा दिल बांध नहीं सकती। जब ऐसा है तो किसी और को ये करने दो। मुझे लगता है कि वो मेरे मुकाबले इसके लिए ज़्यादा सही है। करण ने अजीब ढंग से पूछा, और फिर? उर्मिला ने मुस्कुराकर कहा, उसे बोलूं कि मेरी मदद के लिए नाराज़ न हो, और मैं उसकी दोस्त और अच्छी बहन बनने को तैयार हूं, और कभी कभी उसके मैन को उधार ले लूं। आखिरकार, अच्छा पानी दूसरों के खेत में नहीं बहना चाहिए। मुझे तुम्हारी सिचुएशन पता है और मैंने इसका फ़ायदा उठाकर तुम्हारा रिश्ता खराब करने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने पूरी कोशिश की तुम्हारी मदद करने की। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं अच्छी इंसान हूँ? करण हैरान रह गया, क्या ये सचमुच काम कर सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि वो मानेगी? मेरा मतलब है, अगर मैं उसके साथ ब्रेकअप न करूं। उर्मिला ने हल्के से हंसते हुए कहा, जैसा मैंने कहा, तुम्हारी रगों में एक आज़ाद ख्यालों वाला इंसान बसता है, जो किसी भी बंधन को पसंद नहीं करता। मैं ये देख सकती हूँ, और वो भी, जो तुम्हारे साथ रहती है। तुम्हारा जिंदगी भर एक औरत के प्रति समर्पित रहना और वफादार रहना, बिना इधर उधर भटके, लगभग नामुमकिन है। वो या तो तुमसे इतना प्यार करती है कि तुम्हारी इस कमी को स्वीकार कर ले, या फिर वो तुमसे उतना प्यार नहीं करती और तुम्हें छोड़ देती है। किसी भी तरह मेरा कोई नुकसान नहीं है ना? करण ने उर्मिला को निरुत्तर होकर देखा, क्या सारी औरतें इतनी हिसाब किताब वाली होती हैं? उर्मिला ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, खूबसूरत औरतें खास तौर पर स्मार्ट होती हैं। हो सकता है तुम्हारी बीवी तुम्हारे एग्रीमेंट की वजह से कुछ न कहे, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद सब कुछ अपने दिल में साफ साफ देख चुकी है।
उर्मिला की बातें सुनकर करण को अचानक अनिश्चितता महसूस हुई। क्या सचमुच जैसा उर्मिला कह रही है? क्या प्रियंका सब कुछ समझ चुकी है, सब कुछ देख चुकी है, लेकिन कुछ नहीं कह रही? वो हमेशा खुद को समझदार समझता था, लेकिन इन दो औरतों के सामने उसे क्यों लग रहा था कि उसका आईक्यू कम पड़ रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। करण आखिरकार उर्मिला के साथ बाहर मस्ती करने नहीं गया, बल्कि दिन के बाद होटल लौट आया। अगर वो सचमुच उर्मिला के साथ चला जाता तो उसकी चार्मिंग बॉडी के साथ शायद करण कल सुबह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता, क्योंकि आज रात मल्होत्रा परिवार के खिलाफ लंबे समय से इंतजार की गई जंग थी। करण को अपने पीक परफॉर्मेंस पर होना था। उस दिन करण काम पर नहीं गया। इसके बजाय उसने जायसवाल परिवार, पांडे परिवार और चटर्जी परिवार के साथ करीबी संपर्क रखा और एक सीक्रेट गेस्ट का इंतजार किया, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक 40 साल का मिडिल एज्ड आदमी, चौकोर चेहरा, गंभीर दिखने वाला, अच्छी खासी बॉडी और तेज तर्रार हाव भाव के साथ। करण को देखते ही उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बड़े कदमों के साथ आगे बढ़ा, अपनी बाहें फैलाकर करण को गले लगाया। सुना है तुमने शादी कर ली? करण और उस आदमी ने गले लगाया, फिर हंसते हुए बोला, मेरे मास्टर ने मेरी शादी अरेंज की थी। हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया और अब हम रिलेशनशिप बनाने की प्रोसेस में हैं। मिडिल एज्ड आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों एक बिस्तर शेयर कर रहे हो तो वक्त के साथ रिलेशनशिप अपने आप बन जाएगी। करण ने मजाक में उस आदमी को हल्का सा मुक्का मारा, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। उस आदमी ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, हमने विदेश में फेक आइडेंटिटीज यूज की थी तो हम पूरी तरह क्लीन और क्लियर होकर वापस आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। करण ने हंसते हुए कहा, हमारे लोग? क्या मुझे उनके लिए कुछ अरेंज करना होगा? उस आदमी ने सिर हिलाया, वो अलग अलग होटलों में रहेंगे और जब वक्त आएगा तब इकट्ठा होंगे। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। करण ने हंसते हुए कहा, ठीक है, पहले चलो डिनर करते हैं। उस मिडिल एज्ड आदमी का नाम उत्तम था, एक ओवरसीज सिक्योरिटी कंपनी का बॉस। हालांकि उसकी सिक्योरिटी कंपनी में सिर्फ कल्टीवेटर एक्सपर्ट्स थे और वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए बिजनेस करते थे। जब करण विदेश में एक मिशन पर था, उसने संयोग से उत्तम की जान बचाई थी। दोनों की अच्छी बन गई थी और तब से वो लगातार संपर्क में थे। पहले करण ने रंजीत को जो फ़ोन किया था वो उत्तम का नंबर था। उत्तम की टीम में इंडिया के हाई लेवल कल्टीवेटर्स थे जो ऑर्डिनरी जिंदगी जीना पसंद नहीं करते थे। उनकी मदद से उत्तम विदेश में खूब फल फूल रहा था, एक खतरनाक लेकिन रोमांचक और लग्जरी लाइफ जी रहा था। इस बार कितने लोग लाए हो? उत्तम ने हंसते हुए कहा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 15। लेकिन ये सब जंग में पक्के हुए एक्सपर्ट्स हैं। इंडिया के इन शेल्टर्ड बच्चों से निपटना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करण ने सिर हिलाया, ठीक है, बस उनका डेंटियन खत्म कर दो, मारने की जरूरत नहीं है। उत्तम ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है, ये इंडिया है, विदेश नहीं। यहाँ के नियम फॉलो करने पड़ते हैं। मैंने अपने लोगों को बता दिया है। ठीक है। जब वो बात कर रहे थे तभी करण को प्रियंका का फोन आया। तुम कहाँ हो? करण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक दोस्त से मिल रहा हूँ, क्या बात है? प्रियंका ने जवाब दिया, मैं आज रात तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। करण ने हंसते हुए कहा, मैं सब कुछ सेटल करने के बाद तुम्हें कॉल करूँगा। चिंता मत करो, हमारे पास पूरी रात है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफ़ी है। प्रियंका 2 सेकंड चुप रही, फिर याद दिलाया, बस सावधान रहना, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, सेफ्टी पहले। करण ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मेरे कॉल का इंतजार करना। होटल में प्रियंका ने फ़ोन रखा और सामने बैठे सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी को देखा। नाना नंदा, उसने कहा कि वो सब कुछ सेटल होने के बाद मुझे बताएगा, लेकिन मुझे उसकी चिंता हो रही है। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, कई परिवार एक साथ काम कर रहे हैं, मल्होत्रा परिवार सचमुच हालात को पलट नहीं सकता। जैसे ही हम अपनी चाल शुरू करेंगे, बाकी परिवार भी मल्होत्रा परिवार को जीने नहीं देंगे। तुम्हें सचमुच चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा रुककर सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने असहाय ढंग से कहा, तुम्हारे दादाजी ने मुझे मल्होत्रा परिवार से निपटने के लिए कहा था, लेकिन उस वक्त मैंने मजबूरी में एक सार्वजनिक कसम खाई थी कि अगर मल्होत्रा परिवार ने मुझ पर पहले हमला नहीं किया तो मैं उनमें से किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी इस मामले में मदद नहीं कर सकता। प्रियंका का चेहरा कुछ असहाय सा हो गया, तो तुम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने सोचा और बोला, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं ताकि तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख सको। अगर सब कुछ स्मूथली चलता है तो मुझे दखल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर चीज़ें ठीक नहीं होती तो मैं उस लड़के की जान बचा लूँगा। ठीक है, प्रियंका ने खुशी से कहा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी हंसा, जब तक मैं मल्होत्रा परिवार पर हमला नहीं करता, ये मेरी कसम तोड़ने में नहीं गिना जाएगा। प्रियंका ने खुशी से कहा, ठीक है, हम साथ चलते हैं।
सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने अचानक टॉपिक बदला। मल्होत्रा परिवार का मामला खत्म होने के बाद तुम्हें मेरे साथ एक ट्रिप पर चलना होगा। प्रियंका ने उत्सुकता से पूछा, कहाँ? सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी हंसा, किसी से मिलने, एक टेस्ट देने। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे दादाजी से इस बारे में बात कर ली है और उन्होंने हामी भर दी है। अगर तुम्हें यकीन न हो तो अपने दादाजी से पूछ सकती हो। प्रियंका ने बिना हिचक सिर हिलाया, अगर मेरे दादाजी ने हाँ कहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी प्रियंका के चेहरे को देखने लगा, उसकी आंखों में कुछ असामान्य सा था। तुम्हारे दादाजी ने मुझे बताया कि तुम उस लड़के से 2 महीने से शादीशुदा हो, लेकिन साफ है कि तुम अभी भी वर्जिन हो। ये क्या माजरा है? प्रियंका चौंक गई। आप सिर्फ देखकर बता सकते हो। सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी हंसा, बिल्कुल, मैं बता सकता